चाबी आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र। बाढ़ भूकंप सुखाड़ या फिर शीतलहर, बाढ़ भूकंप सुखाड़ या फिर शीतलहर, या कोई दुर्घटना घटना या आतंकी कहर, या कोई दुर्घटना घटना या आतंकी कहर, हम मानवता की रक्षा को हरदम रहे तत्पर, हरदम रहे तत्पर, हरदम रहे तत्पर। आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र। आ सकती है कोई आपदा पहले करो चिंतन, आ सकती है कोई आपदा पहले करो चिंतन, तभी तुम्हारे आंगन होगा हंसी खुशी मनोरंजन, तभी तुम्हारे आंगन होगा हंसी खुशी मनोरंजन। आपदा की बेला में सब कुछ करो अर्पण, सब कुछ करो अर्पण, सब कुछ करो अर्पण। आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा 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 मित्र। आपदा मित्र गीत उद्वेलित करता हुआ मन को स्वतः ही आपके पांव, मस्तिष्क और हाथ तीनों झंकृत हो उठेंगे या उठे होंगे। आइए आपदा मित्र गीत के बाद हम स्वागत संबोधन हेतु अपने निदेशक सह सचिव डॉक्टर राजन सिन्हा, संस्थान के निदेशक सह सचिव और ये भूतपूर्व संयुक्त निदेशक समन्वयक
सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग रहे गवर्नमेंट और बिहार के, यही नहीं अन्य बहुत सारे पदों को सुशोभित करते हुए सफल निदेशन में इस संस्थान का संचालन श्री डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी स्वागत संबोधन। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि ये वेबिनार में अभी तत्काल में 70 के करीब जूम पर लोग हैं और 60 के करीब अभी यूट्यूब पर हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता है और सफलता विशेषज्ञों के नाम की है और विषय की है। इस संदर्भ में मैं संस्था के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि ये संस्था लेट प्रोफेसर G.P. सिन्हा, जो कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रोफेसर भी थे, और उनके याद में बिहार के एकेडमिशियन, टीचर्स, प्रोफेसर, एमिनेंट स्कॉलर्स के गाइडेंस में इसका निर्माण हुआ और पहले चेयरमैन इसके प्रोफेसर S.M. रजा, जो कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर के हेड थे, वो थे। उसके बाद उनकी पत्नी जीशान इसके हेड रही। अभी तत्काल में प्रोफेसर R.M.P. सिंह इसके अध्यक्ष हैं और बिहार के करीब करीब सारे एकेडमिशियन, रिसर्च स्कॉलर्स हम लोगों से जुड़े रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। अभी भी अगर हम प्रोफाइल देखेंगे जूम पर तो आपको एमिनेंट स्कॉलर्स और बहुत बड़े विभूति मिलेंगे इस कार्यक्रम में। हम आपको बीच बीच में बताएंगे भी और उनको सुनवाने की कोशिश भी करेंगे। हमारी संस्था मूलतः एक रिसर्च, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित रही है और हम कई अद्भुत कार्य बिहार के संदर्भ में संस्था के द्वारा किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2013 है, जो पूरे कंट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लान माना जाता है। और मुझे ये फक्र है कि इस संस्था ने उसे बनाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके हृदय के बहुत करीब ये विषय रहता है, उन्होंने इसको अनुमोदित किया एज चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उन्होंने इसके कई प्रेजेंटेशन हम लोगों से लिए और अपनी पूरी कैबिनेट, पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने ये प्रेजेंटेशन लेते थे और एक एक बिंदु पर विचार विमर्श करवाते थे और ये प्लान अप्रूव हुआ। और इस प्लान को मुझे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में प्रेजेंट करने का भी मौका मिला। आई एम ऑब्लाइज्ड टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हमको प्लान बनाने का मौका दिया गया। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया। उसके बाद हम लोगों ने सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अभी तुरंत ही कंप्लीट किया है 10 दिन पहले सुपौल और कटिहार के लिए। और इसके अलावा हमने पद्मश्री आर्या के निर्देशन में हमने RBS किया, रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग का काम किया सुपौल के लिए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स हुआ है और हमको लगता है कि उन्होंने एक मॉडल जो स्थापित किया है RBS के लिए, और उसके एक्सपर्ट हमारे बाएं बैठे हुए हैं इंजीनियर कृष्ण कुमार, ये आर्या साहब के ट्रेंड हैं और कंट्री के लेवल में इनकी बड़ी मान्यता है और ये बड़े निष्ठा से इन कामों को करते हैं। हमारी संस्था को इसके अलावा कई इम्पैक्ट स्टडी प्लानिंग डिपार्टमेंट से, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो हम काम करते ही रहे, इसके अलावा हम कई विभाग के साथ डायरेक्टली काम करते रहे और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और कहीं भी अभी तक इस संस्था को कोई बाधा नहीं आई। और हमारा एक क्लास A रेटिंग अभी भी सरकार में मौजूद है और हम नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जो कंसल्टेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके साथ हम कम्पीट करते हैं और कम्पीट करने के बाद हमको वो जो भी टेंडर हो और जो भी ऑफर हो मिलता है और ये संस्था उन कामों को सफलतापूर्वक करती है। हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स ठाकर झा जी ऑनलाइन है, संभवतः वो बाद में इस पे कुछ और ऐड करेंगे। मैं कुछ अगर कहूँगा तो ज्यादातर काम वो देखते हैं और मूलतः हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इग्नू और ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए काम करते रहे हैं। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का। आज का जो गोष्ठी है, आज की गोष्ठी जो है इसके संबंध में हम बताना चाहेंगे कि 1 सितंबर को G.P.Sinha मेमोरियल लेक्चर का आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं और इसकी शुरुआत हम लोगों ने वी.के. शर्मा साहब के, ऑनरेबल वी.के. शर्मा साहब जो सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, उनके व्याख्यान से किया था। सूखा पर उन्होंने एक बहुत सुंदर व्याख्यान दिया था। इसके अलावा हम हैम रेडियो पर कई ट्रेनिंग कर चुके हैं और 200 से अधिक बच्चों को हमने बिहार में लाइसेंस दिलवाया, उनको हैम रेडियो यूज करने के लिए योग्य बनाया। हम इसके अलावा डिफरेंट ओकेजन पर फेलिसिटेशंस भी करते रहे विभिन्न लोगों का जिन्होंने आपदा प्रबंधन पंचायती राज के क्षेत्र में काम किया। उसमें प्रमुख नाम हमारे ऑनरेबल G.P.Sinha साहब का है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं भी जुड़ूंगा और संभवतः जुड़े हुए भी होंगे। चंद्रशेखर प्राण जी हैं इलाहाबाद से, जिन्होंने पंचायत के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। इसके अलावा G.P.Sinha साहब NIRD के डायरेक्टर थे, सीडेप ढाका के वो डायरेक्टर थे। उनके द्वारा उनका भी सम्मान हमने किया। आ जाइए, हमारे मुख्य अतिथि रास्ते में स्टकअप हो गए थे अभी। डॉक्टर सत्यजीत अभी आ गए हैं। हमने इनसे परमिशन लिया कि सर हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, काफी लोग 125 लोग करीब जुड़ गए हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं आप कार्यक्रम शुरू कीजिए, मैं बीच में आ जाता हूं। तो बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में हमारा जो विषय चुनने का एक दायित्व होता है कि आपदा प्रबंधन में किस विषय पर व्याख्यान आयोजित किया जाए। तो जैसे हमारे सेक्रेटरी जनरल यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो उनका एक वक्तव्य आया कि ये ग्लोबल वार्मिंग हैज एंडेड, नाउ दिस इज एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। हम लोग ग्लोबल बॉइलिंग के एरा में मौजूद हैं और यूएन सेक्रेटरी जनरल का ये वक्तव्य हमें क्लाइमेट चेंज की तरफ सोचने के लिए बाध्य करता है। तो हमने 3-4 लोगों को एकत्रित किया। व्याख्यान बहुत सुंदर होगा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। हमारे डॉक्टर सतेंद्र हैं जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ हैं, वो विषय प्रवेश कराएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा IMD के डायरेक्टर जनरल जो कि वेदर फोरकास्टिंग 4 वीक का जो अभी चल रहा है उस पर विशेष रूप से हम लोगों के बीच में बताएंगे। और हम अतुल सहाय जी अभी संभवतः किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जेनीवा गए हुए हैं, वो प्रयासरत हैं। अगर वो लॉग इन हो जाते हैं तो वो भी IMD के एक्सपर्ट हैं और वो भी इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्स चेयरमैन डॉक्टर अशोक घोष हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बॉटनी के प्रोफेसर रहे हैं और हम लोग इनके बहुत इनके विद्वता को हम लोग बहुत रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट करते रहे और आज हम लोग को इनसे भी सुनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर सत्यजीत हमारे साथ हैं। ये डॉक्टर हैं, FRCS फ्रॉम लंदन हैं, लंदन में रह करके 15 साल, उसके बाद इन्होंने बिहार को अपनाया ही नहीं, बिहार को एक बहुत सुंदर 200 बेड से ज़्यादा का एक अस्पताल दिया और हम लोग सब उस अस्पताल के बेनिफिशियरी हैं। और ग्लोबल वार्मिंग पर जो क्लाइमेट चेंज है उस पर, हेल्थ पर हम लोग इनसे सुनना चाहेंगे। हम लोग हेल्थ पर एक सीरीज करना चाहते हैं, तो आज उसकी शुरुआत सर हम आपसे करेंगे। आपके चेयरमैनशिप में हम लोग आज का मीटिंग संपन्न करेंगे और उसमें एक रिजोल्यूशन लेंगे कि ये कंटिन्यूड रहे ये सब्जेक्ट और कैसे कैसे हम आगे कार्यक्रम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्रवण जी।
आपने अपनी संक्षिप्त परिचय में यह बता दिया हम सबों को कि हम जहां भी जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं वहां एक मानक स्थापित करते हैं, यानी हम अपने काम तो इस प्रकार करते हैं कि हमारे पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारे साथ जो लोग हैं मजबूर हो जाते हैं। मैंने अब उद्घाटन भाषण की तैयारी है और इसके लिए हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर सत्यजीत। बेहद समाज सेवा के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम, सचमुच डॉक्टरी की पेशा, लंदन में पढ़ाई पूरी की, वही रच बस गए, लेकिन इनके हृदय में कहीं ना कहीं ही बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के समुदाय को ऊपर अपलिफ्टमेंट ऊपर ले आने का, और इसी पीस ने उन्हें खींच लाया उस चकाचौंध, लंदन की चकाचौंध रोशनी से बिहार में, और ये समाज सेवा में लग गए। सचमुच हम सभी आपके आभारी हैं। ये बताते चले हैं आपको कि इनकी इतनी व्यस्तता है कि आज 4 बजे इन्हें बाहर जाना है, बिहार के बाहर, और बावजूद इसके उन्होंने इस सामाजिक कार्य के लिए अपना समय निकाला। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। अब उद्घाटन भाषण के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे डॉक्टर सत्यजीत। राजन, सबसे पहले धन्यवाद जो हमें मौका दिया इसमें आने का। और प्रोफेसर अशोक घोष जी को मैं जानता हूँ, मेरे हॉस्पिटल के ऊपर में जो इनकी निगरानी थी और इनका जो एक स्ट्रिक्टनेस था, दैट इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, कि हम लोग स्वस्थ रहें और हम जहाँ भी जो भी व्यवसाय कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। और मैं आज पहला इनसे मिल रहा हूँ, इनके बारे में सुनाऊँ। सबसे बड़ी बात कि जो जिनके नाम पे ये लेक्चर हो रहा है, मैं उनके सामने बचपन बिताया हूँ, बड़े हुआ हूँ, और मैं अगर वापस आया इस देश में 17 साल के बाद, इसलिए आया कि हमारे गार्जियन प्रोफेसर G.P. सिन्हा जी थे, जिनसे जो मेरे पिताजी से बहुत क्लोज थे। इन लोगों ने हमें सामाजिक चेतना दी और मैं उनको बहुत बहुत नमन, और मेरे संस्कार में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल जो कैटास्ट्रोफिक जो समय है, इसके पूरी दुनिया में अभी सबसे बड़ा इमरजेंसी जो सिचुएशन है वो ग्लोबल वार्मिंग है। और ये हम लोग को सोचना है कि सेव द अर्थ टू फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू सर्वाइव वेल। So we are the first generation to facing the impact of the global warming, climate changes, and we are the last generation who has to do something to keep us alive. So we have got a big responsibility to counter this global warming, which is both natural and mostly man-made. Natural इसलिए है कि there are changes in environment, the ocean temperature, earth latitude, and other change of environment, and other is the man-made. हम लोग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही ये चेंजेस शुरू हुआ, तो बहुत धीरे धीरे हुआ। आज के 50 साल से जितना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, सिविलाइजेशन बढ़ा है, उसके कारण हम लोग जो ऑयल यूज कर रहे हैं, फॉसिल बर्न कर रहे हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं, बहुत सा इक्विपमेंट्स हैं, डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हैं, जिससे हमें जो गैसेस निकलते हैं वो ओजोन लेवल को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा सन का जो टेम्परेचर है वो अर्थ पे बढ़ रहा है। तो हम पहले तो जितने भी तरह के कारण हैं उसको हम लोग देखें। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत जगह फॉरेस्ट काट करके हम लोग हैबिटेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, उसके कारण क्लाइमेट, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज जो हिमाचल प्रदेश में जो कैटास्ट्रोफिक हो रहा है वो मैन मेड है, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट को हटा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या है कि सब जगह जो आइसबर्ग हैं, जो एंटार्क्टिक आर्टिक में जो आइस है वो मेल्ट कर रहा है, बहुत जगह खत्म हो रहा है, उससे ओशन
का लेवल बढ़ रहा है। बहुत से कंट्री, बांग्लादेश और यूरोप में कुछ कंट्री हैं जो नहीं रोका गया तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा है। उसके कारण जो अनप्रिडिक्टेबल जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं यूरोप में, जो कभी नहीं देखा गया था, आज टेम्परेचर 40s में जा रहे हैं, आज वहां पर फ्लड हो रहा है, कहीं हरिकेन हो रहा है, इससे ड्रॉट हो रहा है, फूड स्कार्सिटी, खेती कम हो रही है, तो उसे फूड स्कार्सिटी सिक्योरिटी पे धक्का दे रहा है। तो हम लोगों को आज ये पॉलिटिकल इशू भी है, इकोनॉमिक इशू भी है, हमें डेवलपमेंट भी करना है और साथ साथ में हमें अपने को कार्बन प्रिंट को भी कम करना है। जो इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस होते हैं, हाल में जो ग्लासगो में हुआ था कि हमें जीरो कार्बन का टारगेट लेके चलना है 2050 तक, उससे बहुत से कंट्रोवर्सीज हैं। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है जो हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें डेवलप करना है, इंडस्ट्री आगे बढ़ाना है, उसका कॉस्ट आता है, उसको दबाव दिया जाता है। जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो उसको पे करने को तैयार नहीं है। हम जो टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे उसको काउंटर करने के लिए उसका कॉस्ट बढ़ता है। जैसे हम जानते हैं कि हम जब 80s में, अर्ली 80s में, एंड ऑफ 70s गए थे ब्रिटेन में, तो वहां बहुत से इंडस्ट्री थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो यूरोपियन लॉज हुआ, उसके कारण के बहुत सी इंडस्ट्री खत्म हो गए, बहुत से कोल माइन बंद करना पड़ा। तो उसका बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। उसको जो डेवलपिंग कंट्री, उसको अगर नहीं मिलता है कंपनसेशन, तो फिर उस तरह का कार्बन प्रिंट कम करने का कॉस्ट कौन बियर करेगा। तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है, तो एट यूएन लेवल बात कर रहे हैं और बहुत सा कन्वेंशन में हमारे गवर्नमेंट का भी है कि हम तैयार हैं करने के लिए, हम टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, लेकिन उसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज को साउथ जो कहते हैं, साउथर्न जो वर्ल्ड के साउथर्न नेशंस हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये हम लोगों को शुरू करना है। शुरू कैसे करना है कि एक तो कंजम्पशन पर हम लोग आपस में देखें कि हम कैसे कंजम्पशन कम करें, हम कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाएं, जिससे निजी कार, निजी व्हीकल्स जो है वो कम चले तो पोल्यूशन कम होगा। आज के दिन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स शुरू हुए हैं। हमें एनर्जी के लिए जो फॉसिल जलाते हैं, थर्मल पावर स्टेशन है, उसको खत्म करके नेचर का जो सोर्स है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड मिल है, उसको हम लोग कैसे करें, कैसे सोलर एनर्जी को सब्सिडाइज करें कि हम वो थर्मल पावर स्टेशन से नहीं लेकर के एनर्जी हम सोलर एनर्जी से लें। उसके अलावा न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो एक कंट्रोवर्सी का मामला है। न्यूक्लियर बोलते हैं कि बहुत क्लीन है, जरूर क्लीन है, लेकिन उसके जो खतरे हैं, उससे लीक जो ओफिजामा में और बहुत जगह 3 माइल आइलैंड, 3 माइल और जगह जहां लीक हुआ है, उसका जो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट है वो थर्मल के साथ में, ये न्यूक्लियर के साथ में। इतना ही नहीं, डिसमेंटल बनाने से ज्यादा कॉस्ट है न्यूक्लियर पावर स्टेशन को डिसमेंटल करना। तो ये सब इशू है। तो सबसे इजी है कि हम कंजम्पशन कम करें, हम फॉरेस्ट प्लांटेशंस काफी करें, हम अपने इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास के जो अभी देखे होंगे कि पंजाब में एनसीआर एरिया में जो पुआली जलाने का जो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट था, उस पर सरकार बहुत सा काम करे, इंसेंटिव दे रहे। इस तरह का हम लोग आगे बात करें अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में, नेशन में और वर्ल्ड ओवर, तब चेंजेस आ सकता है। कुछ जगह, कुछ कंट्री इसको, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री, इसको काफी हद तक सॉल्व किया है। वहां उस एरिया का ओजोन लेयर जो है वो पहले से इंप्रूव किया है। तो हम लोग सबको मिलकर इसको करना है। और ये जो पहल राजन ने किया है, प्रोफेसर जीपी सिन्हा के नाम पे जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो पहल लिया है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा इफेक्ट इसका होता है पुअर सेक्शन में, बच्चों में होता है, जिसकी बीमारी बढ़ जाती है, जिसका इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो हर तरह की बीमारी होता है, लंग का बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, ये सब पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है। तो हम लोग हेल्दी रहने के लिए हम लोगों को चाहिए कि आज हम स्ट्रगल करें अर्थ को बचाने के लिए, जिससे आगे हम लोग जीने का जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन का ज्यादा सेफ और सर्वाइवल लॉन्ग हो। धन्यवाद। डॉक्टर सत्यजीत के द्वारा बताए गए मार्ग बचाने की आवश्यकता है। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल केंद्रित करते हुए व्यवहारिक बातें इन्होंने
बताई और इन्होंने ये कहा कि वृक्षारोपण को बढ़ाया जाना चाहिए और धूम्र यानी धुआं और गर्मी निकलने वाली जितनी भी गतिविधियां हम जाने अनजाने करते हैं उसको कम किया जाना चाहिए। बहुत यही नहीं, आपने अभी सुना उन्होंने कहा कि इसका जो फेफड़े पर इफेक्ट होता है उसके बारे में हमें जरूर चिंतन करना चाहिए। और ये बीमारी केवल बुजुर्गों या युवाओं में नहीं, बच्चों से भी शुरू हो सकती है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको जल्दी जाना है, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा डॉक्टर राजन सिन्हा जी से। अभी अभी नहीं, धन्यवाद। चलिए हम फिर आप से विनम्र आग्रह करेंगे कि ये इस कार्यक्रम का विषय प्रदेश है और इसके लिए विनम्र आग्रह हम करेंगे डॉक्टर सत्येंद्र से। आइए सत्येंद्र जी के बारे में संक्षिप्त लेकिन बहुत छोटी जानकारी। ये उन्होंने 1986 बैच में भारतीय वन सेवा कंप्लीट की और उसमें उसके बाद वो लगातार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लगे रहे। आइए उनके अध्यापन काल की अगर बात करें हम, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी जियोलॉजी में किया, गोल्ड मेडल धारक रहे। उन्होंने किया इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकादमी से एमबीए की डिग्री उन्होंने ली यूनिवर्सिटी में यूके से। और उसके बाद अपने कार्यकाल के दरमियान उन्होंने जिन पदों को सुशोभित किया उसमें वो फॉर्मर एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर रहे एनएडीएम के और इंटरनेशनल लीड ऑफ क्लाइमेट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिसी एक्सपर्ट रहे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़े रहे। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज इस मौके पर हम उनकी गिनती नहीं करा सकते। उनसे विनम्र आग्रह होगा कि इस विषय का विषय प्रवेश और महत्ता बताने की कृपा करें। और दिल्ली से, क्योंकि व्यस्ततम क्षण में उन्होंने इस के लिए समय निकाला है और दिल्ली से भी जुड़े। खैर आपसे भी आग्रह होगा कि आप विषय प्रवेश कराते हुए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव और समाधान के संबंध में अपने विचारों से हम सभी श्रोताओं को अवगत कराने की कृपा करें। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, वेरी क्लियर। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर G.P.Sinha जो प्रोफेसर जिनके नाम पर ये संस्थान का रचना हुई है उनको हृदय से नमन करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर राजन सिन्हा जी को जिन्होंने इस मौके पर मुझे आमंत्रित किया। मैं सब जितने भी विद्वान गण हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं, डॉक्टर अशोक घोष प्रोफेसर साहब, डॉक्टर पांडे जी, झा जी, श्री कृष्ण कुमार जी एवं अन्य विद्वान गण जो यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जलवायु परिवर्तन के बारे में यदि हम बात करें, जैसे राजन साहब ने कहा और अभी किसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग का समय नहीं है, ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है। वाकई ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है, जिसके उदाहरण हमारे सामने हैं। यदि हम देखें इस वर्ष प्रेजेंटेशन चालू कर दिए, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीनिंग शेयरिंग। डॉक्टर साहब ये प्रेजेंटेशन एक 10 मिनट का है, इसको यदि आप शेयर करेंगे। झा जी? यस सर। इसको आप टेबल कर दीजिए तो मैं यहीं से इसको फिर जोड़ दूंगा। वहां से कीजिएगा आप। हाँ, आ गया? हाँ आ गया सर। ये विजिबल है ना? यस सर। तो इसका विषय है क्लाइमेट चेंज, इमर्जिंग इशूज एंड रिस्पॉन्सिंग। क्या क्या बदलते आयाम हैं जलवायु परिवर्तन के, और उससे कैसे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जलवायु परिवर्तन क्या वास्तव में हो रहा है। एक प्रश्न चिन्ह है। कई वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि ये प्रकृति। सबसे पहली स्लाइड पे लाइए, सबसे पहली स्लाइड, हाँ इसी पर रखिए। तो जलवायु परिवर्तन
क्या हो रहा है ये एक प्रश्न चिन्ह है, और इस पर कई वैज्ञानिक है कहते हैं, और जैसे कि हमारे भूविज्ञान में भी कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, समय के साथ साथ ये होती है। लेकिन ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया एक नॉर्मल है, लेकिन अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो अप्रत्याशित है। खासकर जैसे प्रोफेसर घोष ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं वे ज्यादातर मानव जनित परिवर्तन, और इसका परिणाम और इसका प्रमाण यदि हम कहें तो हमारे सामने है। यदि हम 2023 में देखें, इस वर्ष के यदि आंकड़ों को हम देखें, तो ये आंकड़े जो दिए गए हैं जो कि आपदाओं से संबंधित, और खासकर ऐसी आपदाएं जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं, जिनको हम हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डिजास्टर्स कहते हैं, जो मौसम से संबंधित आपदाएं हैं, जो कि जल से संबंधित आपदाएं हैं, उनमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अभी तक 28 अगस्त 2023 तक के ये आंकड़े हैं, जिनमें यदि हम देखें तो लगभग 341 जिले इन आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष 2023 में 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें ज्यादातर फ्लड के कारण, लाइटनिंग के कारण, लैंडस्लाइड के कारण, या दूसरी जो हैं जो कि प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी आपदाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन से सीधे सीधे ताल्लुक रखती हैं। 106 लोग अभी भी लापता हैं, इंजर्ड 1640 हैं, 16,000 से ज्यादा मकान जो है पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, कई हजार मकान जो है पार्सली ध्वस्त हो चुके हैं। जानवरों की यदि हम डेथ देखें तो वो भी हजारों में है। तो ये सब प्राकृतिक नहीं है, इस सब के पीछे जलवायु परिवर्तन। 2005 में मैंने एक पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक यदि आपको विजिबल है, ये इस पुस्तक का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिल्स। ये पुस्तक 2005 में प्रकाशित हुई थी। वो इस पुस्तक के अंदर खासकर उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर जो आपदाएं संभावित हैं, हमारे मन मर्जी के विकास के कारण, जो विकास जो जिसको हम कहते हैं कि एक इस तरह का विकास हो रहा है जो कि विनाश का कारण बनता जा रहा है। इस जो रिसर्च मैंने की थी उसके अंदर हमने पाया कि यदि 1 किलोमीटर हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं हिमालय के अंदर, क्योंकि मेरी पीएचडी भी हिमालयन जियो टेक्टोनिक्स पे है, तो हिमालय की पूरी जियोलॉजी में अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो वहाँ के जो पहाड़ हैं, खासकर भुरभुरे पहाड़ हैं, स्लेट्स हैं, लाइमस्टोन्स हैं, सैंडस्टोन्स हैं, उससे ज्यादातर बने हुए। और इन पहाड़ों में यदि 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो लगभग 60,000 क्यूबिक मीटर मलबा, डेब्रीज पैदा होता है। और ये मलबा कहाँ जाता है? ये सीधा नदियों में जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह का विकास हिमालय के अंदर हम लोग कर रहे हैं, और उसके परिणाम क्या होंगे। इसके परिणाम आज हमारे सामने। 2013 में आपदा हुई, उसके ऊपर भी हमने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है उत्तराखंड डिजास्टर 2013। जब मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य कर रहा था, तो हमारी टीम गई वहां पर, पूरा रिसर्च की, और उस रिसर्च का परिणाम भी ये निकला कि इसमें ज्यादातर जो आपदाओं के जो कारण हैं वो है अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट। जलवायु परिवर्तन तो है ही, लेकिन जलवायु परिवर्तन की जो जिम्मेदार जो चीजें हैं वो है हमारा विकास। हम किस तरह का विकास करते हैं, तो ये सब चीजें हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली स्लाइड कर दो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ फैक्ट्स अभी जो आईपीसीसी, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी रिपोर्ट आती है अभी 6th रिपोर्ट जो आई, उसके अंदर ये सब आंकड़े दिए हुए हैं। ये सब हकीकत है, ये सब फैक्ट्स के ऊपर, साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर ये सब चीजें हैं कि लगभग औद्योगिक क्रांति के समय से अभी तक हमारा जो तापमान बढ़ा वो लगभग 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। और प्रेडिक्शंस, उसके प्रेडिक्शंस यदि हम देखें, यदि हम जो मॉडल्स के बेस पर जो प्रेडिक्शंस हैं वो बड़े भयावह हैं। और खासकर साउथ एशिया के जो हमारी कंट्रीज हैं, जो पर्टिकुलरली हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये जो सब कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन का खतरा है, जहां पे टेम्परेचर 2.7 से 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है। और ये टेम्परेचर इंक्रीज
के लिए अभी जो सीमा तय की गई है, जो कि हमारे ग्लासगो के अंदर, जैसे भी प्रोफेसर घोष ने बताया जो हुआ, उसमें है कि हमारे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है औद्योगिक क्रांति की तुलना में, तो इसके परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ आंकड़े हैं, यदि आप देखें ये यूएन के आंकड़े हैं, जिसके अंदर कि हमने हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, ऐसी आपदाएं जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ऐसी आपदाएं जो कि जल से संबंधित हैं, जो कि मौसम से संबंधित है, यदि उनके आंकड़ों को यदि आप देखें, उनको देखें, तो लगातार इनमें वृद्धि हो रही है। तो ये सीधा सीधा आपका एक द्योतक है और सीधा सीधा आपका एक प्रूफ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब आपदाएं जो हैं वो सीधे सीधे उससे ताल्लुक रखती है। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड। ये भी हम यदि हम नुकसान को देखें, इनके तो नुकसान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि $बिलियन से ऊपर के जो डिजास्टर्स हैं उनकी संख्याएं लगातार बढ़ती रही जा रही है, खासकर ऐसी आपदाएं जो कि बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से हमें नुकसान पहुंचा रही है। उन आपदाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगली स्लाइड। ये भी इकोनॉमिक लॉसेस का देखें तो इसका आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें एक तरह से मेरा मकसद भी दिखाने का ये है कि प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी आपदाएं जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, उनमें अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जो कि जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा परिणाम है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक यदि आप चित्र देखें, बाएं तरफ जो कोने पे चित्र है, इसमें गंगोत्री ग्लेशियर का चित्र दिखाया गया है। गंगोत्री ग्लेशियर किस तरह से पीछे हट रहा है, ग्लेशियल मेल्टिंग जो हो रही है उसके आंकड़े दिखाए गए हैं इसके अंदर। साथ साथ सी लेवल राइज, जो मेन जो हमारे सामने जो आपदाएं हैं, जो कि इस तरह की आपदाएं आ सकती हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकती हैं, उसमें ग्लेशियल मेल्टिंग, जो कि हमारे ग्लेशियर से मुंह पिघल रहे हैं, उनके यदि आप ये चित्र देखेंगे जो कि सैटेलाइट से दिया गया है, इसमें देखिए आप कितने पीछे अभी तक ये हट गया है। ये 1915 से लेके 2022 तक के इसमें दिखाए गए। लाल रंग का जो इसके अंदर अंकित है वो 2022 का है। तो कहाँ से ये ग्लेशियर पीछे हटते हुए अभी तक पहुंच चुका है। और ये नीचे जो चित्र दिखाया गया दक्षिण भारत के जो नक्शा है, इसके अंदर ये जो सी लेवल राइज से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट या हमारे जिले जो प्रभावित हो सकते हैं उनको दर्शाया गया। तो ये रियली बहुत ही भयावह स्थिति हम लोगों के सामने उपस्थित हो रही है। अगला नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड। जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो कि आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, टीवी पे अभी खबर आ रही है, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। जंगल की आग सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से संबंधित। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल की आग बढ़ रही है और इस आग के कारण, आग से जो धुआं निकल रहा है, इससे जो प्रदूषण हो रहा है, इससे जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, इससे जो GHG एमिशंस हो रही हैं, उनके कारण जलवायु परिवर्तन भी बढ़ रहा है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड हैं, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अभी इस साल यदि हम देखें 2023 के अंदर, तो कजाकिस्तान, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, ग्रीस के अंदर अभी जो भयावह आग लगी हुई है, जिसको बुझाने में या जिसको खत्म करने में पसीने छूट गए हैं लोगों के। इटली के अंदर देखिए, स्पेन के अंदर देखिए, कैनिच में, UK में, कैरन फायर में, कैनरी आइलैंड में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, हर जगह पूरी तरह सब चारों ओर जहां आप नजर दौड़ाइए वहीं आग का तांडव, जंगल की आग का तांडव पूरी तरह विद्यमान है। और ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही भयानक है। क्लाइमेट चेंज में जितनी बढ़ोतरी इन गैसों से होगी वो काफी डरावनी। अगली स्लाइड। जलवायु परिवर्तन न खाली धरती पर ही नहीं, पानी के नीचे हमारा जो ओशियंस हैं, समुद्र है, उसके ऊपर भी भयावह है। खासकर जो कोरल रीफ्स हैं, जो कि हमारे हमको हर तरह से पर्यावरण का मतलब एक अचूक, डॉक्टर घोष जानते होंगे इसको और इससे वाकिफ होंगे और आप लोग भी वाकिफ हों, किस तरह से ये जो समुद्र के साथ, समुद्र का जो पानी है वो किस तरह से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो किस तरह से प्रदूषित हो रहा है। कोरल रीफ्स खासकर जो है किस तरह से खत्म हो रहे हैं। जो हमारी सी लाइफ है वो किस तरह से इससे प्रभावित हो रही है, किसी से छुपा नहीं है।
और वो भी पूरी तरह इससे प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर घोष ने कहा बीमारी खासकर तरह तरह की जो बीमारियां, और खासकर अभी पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन मैंने कई जगह कई रिसर्च पेपर से पढ़ा है कि अभी जो कोरोना हुआ उसका भी एक कारण हो सकता है जलवायु परिवर्तन। खासकर जो इस तरह की डिजीज हैं जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो इस तरह की डिजीज या दूसरी इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी किसी ना किसी रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। डायरेक्ट इम्पैक्ट्स जो होते हैं जो कि हेल्थ के ऊपर हमारे हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से है, गर्म लहरें हैं, शीत लहरें हैं, जंगल की आग जैसे मैंने भी बताया, इससे होने वाला प्रदूषण है, डिजास्टर्स हैं, नेचुरल सिस्टम्स के साथ में यदि हम देखें एयर पोल्यूशन हैं, फूड एंड वाटर में जो कंटेमिनेशन हो रहा है जलवायु परिवर्तन से, तो ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज और दूसरी तरह के जो पैथोजेंस हैं उनका ये काफ़ी वो इसमें बढ़ोतरी होती है। सोशो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कोलैप्स कर रहा है गरीबी के कारण, फूड इनसिक्योरिटी हम लोगों के पास पैदा हो रही है। तो ये सब चीज़ें यदि हम देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से किसी ना किसी तरीके से सीधे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके पश्चात हम आते हैं लाइवलीहुड के, रूरल लाइवलीहुड। मैंने इस संबंध में काफ़ी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगभग 7 वर्ष काम किया, विभिन्न देशों में काम करने का मौका मिला। बांग्लादेश में काम किया मैंने, यूक्रेन के अंदर भी काम किया, मोल्डोवा के अंदर काम किया, फिलीपींस में किया, कई मुल्कों में काम किया, और खासकर इस टॉपिक पे फूड इनसिक्योरिटी की अभी मैंने नीना कंट्री जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है उनके साथ में काम किया, और अभी भी मैं जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम कर रहा हूँ वो भी किसी ना किसी तरह फूड इनसिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है। तो फूड इनसिक्योरिटी जो खाद्य असुरक्षा जो है वो बेसिकली सीधे सीधे ताल्लुक रखती है जलवायु परिवर्तन। फूड एंड एग्रीकल्चर के भी हम आंकड़े देखें, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर यदि कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक कोई भी आपदा आती है, तो उससे जितना भी नुकसान होता है उससे 23% नुकसान जो है वो सीधा सीधा एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या है, खेती तो है, फसल है, जानवर हैं हमारे, फिशरी है और फॉरेस्ट्री। तो इन चारों सेक्टर में मिलकर लगभग 23% के करीब नुकसान जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण या हाइड्रोमीटोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं जो कि जल से संबंधित हैं, जो कि मौसम से संबंधित डिजास्टर्स हैं, उनके कारण होता है। और इससे सीधा सीधा हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो प्रभावित हो रही है और आगे भविष्य में और भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट स्लाइड। समय अभाव के कारण मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ। फिर दूसरा है कि ये फूड सिक्योरिटी, ये एक चार्ट है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है, किस तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हो सकता है, रेनफॉल के अंदर, ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण, साइक्लोन्स के कारण, ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण, सी लेवल राइज के कारण, तो इनसे क्या क्या किस तरह से प्रभाव पड़ा, पूरा इसका विश्लेषण किया गया है। ये मैंने चार्ट जो बांग्लादेश में जब मैं काम कर रहा था तैयार किया था। सीधा इसका ताल्लुक यदि आप देखेंगे तो फूड इनसिक्योरिटी से किस तरह से, ये फूड सिक्योरिटी को किस तरह से प्रभावित करता है, ये इस चार्ट के अंदर दिखाया गया है। इसको यदि आप ये स्लाइड में छोड़ दूंगा, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीजें जो है किसी ना किसी तरीके से जलवायु परिवर्तन से संबंधित। नेक्स्ट, अगली स्लाइड। अब आता है इकोनॉमिक। अभी जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में बेसिकली जैसे आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है बेसिकली विकास से संबंधित कार्यों के लिए फंडिंग करता है। तो विकास को भी सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। ट्रेड जो कि बिजनेस है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया, हम कहते हैं आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने ट्रेड को सुरक्षित बनाएं, खासकर क्लाइमेट चेंज से। ट्रेड में यदि आप देखें तो इंडस्ट्री हमारी आती है, इन्वेस्टर्स आता है, इन्वेस्टर्स का मेन रोल है। जो फर्म बाहर से आएंगी वो भी देखेंगी कि आपदाओं से किस तरह से सुरक्षित है हमारा देश, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ कोर्स, लाइवलीहुड उससे प्रभावित होता है। और टूरिज्म सेक्टर के बारे में यदि बात करें, टूरिज्म सेक्टर अभी लगभग 11%, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 11% कंट्रीब्यूशन है इसका देश की इकोनॉमी।
तो ये कंट्रीब्यूशन भी सीधा सीधा जलवायु परिवर्तन से ताल्लुक रखता है। ट्रांसपोर्ट की यदि बात करें, रोड्स हैं हमारे, अभी जो आपने देखा होगा हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट पूरा बाधित हो गया है, जिससे पूरा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। एनर्जी सेक्टर की यदि बात करें, यदि हम कोल की, फ्यूल की, डॉक्टर घोष ने जैसे भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया अपने उस घोष में कि किस तरह से एनर्जी सेक्टर, खासकर जो हमारा कोल एंड ऑयल से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो लगभग 75% जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टोटल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के लिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात करें, जिससे हम अपना बोलते हैं कि यदि समुद्र के रास्ते इकोनॉमिक ग्रोथ है, सड़क के रास्ते है, रेल के रास्ते, सभी प्रभावित होते हैं, सभी जलवायु परिवर्तन से सीधे सीधे ताल्लुक रखते हैं। तो इन पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, इन पर भी ध्यान देने की अति आवश्यकता है। समय है ना झाजी, अभी 10 मिनट और? हाँ सर, बोलिए। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। प्लीज गो अहेड सर। हाँ, अभी आप देखेंगे यदि भारतवर्ष की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की कैसे इम्पैक्ट होंगी, ये मैंने एक पूरे टेबुलर फॉर्म में ये तैयार किया है। और यदि हम देखें टेम्परेचर राइज, यदि हम भारत, खासकर ये हमारे देश के ताल्लुक रखते हैं आंकड़े, तो टेम्परेचर राइज जो है 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑफ 21st सेंचुरी, ये 4.7 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। हीट वेव्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं 3 से 4 गुना। ओशियन वार्मिंग की बात करें तो ओशियन वार्मिंग सीधे सीधे साइक्लोन से संबंधित है, सीधे सीधे हमारे सी लेवल राइज से संबंधित है, जो कि भयावह हैं, जिसके परिणाम बहुत ही भयावह हो सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा उसकी संभावनाएं हैं। समर मानसून की बात करें कि और आंकड़े देखे जाएं तो 6% कम से कम कमी हुई है 1951 और 2015 के बीच में साइक्लोन के मानसून के अंदर। और ये बताया गया इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के अंदर, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ, ये खासकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से, वर्ल्ड बैंक के और IPCC रिपोर्ट उससे संग्रहित किए गए हैं। और मेन जो है लोकलाइज्ड रेनफॉल जो कि एक जगह में अप्रत्याशित, जिसको हम टोरेंशियल रेन कहते हैं, वो टोरेंशियल रेन की भी जो अवधि है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक एरिया में ही खासकर बारिश होती है, बाकी एरिया सूखा रहता है, तो उससे जो प्रभाव होता है उसके प्रभाव भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, रेनफॉल की 150 मिलीमीटर से ज्यादा पर डे की जो इंटेंसिटी है, की जो रेनफॉल है, उनकी इंक्रीज लगभग 75% हुए हैं। मोर ड्राई स्पेल्स जो है, सूखे, जैसे अभी आप अगस्त के महीने में देखेंगे, अभी बारिश की बहुत आवश्यकता है हमारी फसलों को, लेकिन अगस्त जो है इस साल का जो अगस्त है वो बहुत ही सूखा है। और इसके लिए एल नीनो को, जो कि जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंधित है, उसके लिए साइंटिस्ट जिम्मेवार मानते हैं। ड्राउट की संख्या यदि आप देखिए, ड्राउट की फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसका एरिया भी बढ़ रहा है। सेंट्रल इंडिया के अंदर, साउथ वेस्ट कोस्ट के अंदर, सदर्न पेनिनसुला के अंदर, ये सब क्षेत्र जो है ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और 21st सेंचुरी के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा बढ़ने की संभावना है। सी लेवल राइज सबसे खतरनाक चीज है। और अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 3.3 मिलीमीटर पर ईयर की तुलना में, जो कि पहले था ये, अभी जो हमारे अभी 3.3 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। पहले 1.75 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा था 1870-2004 के बीच में। तो अभी इसमें भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और एंड ऑफ सेंचुरी के अंदर यदि हम देखे जाएं तो अप्रोक्सीमेटली 300 मिलीमीटर 30 सेंटीमीटर 1986 और 2005 की तुलना में हमारा सी लेवल राइज हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो 7516 किलोमीटर का जो हमारा कोस्टल एरिया है, उसके शहर बुरी तरह प्रभावित होंगे। उसमें रहने वाली आबादी, जो कि लगभग 15.5% है टोटल पॉपुलेशन की, वो इससे प्रभावित होगी। उनका न केवल विस्थापन होगा बल्कि उनकी रोजी रोटी पे बुरी तरह असर पड़ेगा। और ये अभी देखने में आ रहा है कि आप जाएं कोस्टल एरियाज के अंदर, लोगों से बात करें तो आप पाएंगे किस तरह से उनका जीवन पद्धति जो है उसमें चेंज आ रहा है। खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा खुलना, ये जो हमारे खुलना जिला है बांग्लादेश के अंदर, एक और डिस्ट्रिक्ट है, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। उन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ही बुरी हालत है, यहाँ के मैंने लगभग 2 वर्ष काम किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं किस तरह से वहाँ का जीवन जो है वो प्रभावित
हो रहा है। अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड झा जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन यदि आप देखें इससे पहले वाली, हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि हम चक्रवात जिनको कहते हैं, चक्रवात की भी बात करें, इसकी इंटेंसिफिकेंसी बढ़ रही है। और अभी पहले केवल ईस्ट कोस्ट में आते थे, अभी वेस्ट कोस्ट में आपने देखा होगा 2021 के अंदर, 2020 के अंदर, और ये इम्फान और क्या क्या नाम थे इन साइक्लोन्स के, साइक्लोन्स वेस्टर्न कोस्ट को भी इन्होंने बुरी तरह प्रभावित किया। अभी फिलहाल भी जो ये साइक्लोन आया था वो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर आया था, तो वेस्टर्न कोस्ट भी इससे प्रभावित हो रहा है। हिमालय एक सेंसिटिव जोन है, उठता हुआ पहाड़ है, सबसे यंग माउंटेन है पूरी दुनिया के अंदर। जैसे मैंने उसकी जियोलॉजी की बात करी, जियोलॉजिकली इट इज वेरी वेरी वीक एंड सेटरिंग माउंटेन। इसमें कई तरह के फॉल्ट हैं, कई तरह के थ्रस्ट हैं, का बहुत ही बेचैन टाइप का पहाड़ जिसको हम कहेंगे। और उसमें यदि हमको विकास करना, हम ये नहीं कहते कि विकास जरूरी नहीं, विकास जरूरी है, उन लोगों के लिए विकास जरूरी है, टूरिज्म भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर, एक सस्टेनेबल वे में बहुत बहुत जरूरी है। जितना डेब्रीज निकलता है रोड बनाने से, उस डेब्रीज को हमको मैनेज करना है। जितने हम पे वहाँ पे, यदि हम देखें 2013 के अंदर जो ये उत्तराखंड के अंदर डिजास्टर आया था, इसमें जो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर हमने बताया था कि बेसिकली ये जो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली जिम्मेदार हैं। इतनी बुरी हालत इन प्लांट्स ने वहाँ पे की है, बल्कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक स्टडी के लिए कहा गया था, पता नहीं इसका क्या परिणाम निकला, तो वो स्टडी भी कराई गई, क्या उनके परिणाम हो रहे हैं, किस तरह से इन जो थर्मल जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स ने वहाँ पे किस तरह की विकास के नाम पे बद इंतजामी की है। वो वाकई यदि आप देखें तो आपको रोना आ जाए। हेल्थ सेक्टर के बारे में हमने बात की है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं, यदि हम देखें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वो लगातार बढ़ रहे हैं। 5100 जो हमारे शहर हैं, ये टाउन्स हैं, उनमें बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पहले बता चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका किया क्या जाए, ये सब है, हो रहा है, विकास भी जरूरी है, डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास को हम कैसे एक सस्टेनेबल वे में ले जाए, कैसे इस जलवायु परिवर्तन के परिणामों को कम किया जा सके। इसके दो ही उपाय हैं, या तो मिटिगेशन का जलवायु परिवर्तन के अंदर तात्पर्य है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना, और दूसरा है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ हम अपने आप को कैसे एडेप्ट करें, कैसे अपने आप को उसके अनुसार हम ढाल लें। यही दो इसके उपाय हैं। इन दो उपायों पर काम करने की आवश्यकता है। तो इन दो उपाय के बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। नेक्स्ट स्लाइड। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की हम बात करें तो नेचर बेस्ड इंडस्ट्रीज, अभी जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, लगभग 4 से 7% जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है नेचर बेस्ड इंडस्ट्रीज से हो रहा है। नेचर बेस्ड इंडस्ट्रीज से मतलब है माइनिंग हुआ या दूसरी तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि उनसे जो हो रहा है। तो उसमें हमने कुछ बताए हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाए, डीजल की जगह लो कार्बन प्रोड्यूसिंग फ्यूल यूज की जाए, इलेक्ट्रिसिटी का राशनिंग हो। तो ये सब चीजें हैं जिनसे कि हम इस एमिशन को नेचर बेस्ड इंडस्ट्रीज के होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को न्यून किया जा सकता है। टूरिज्म की यदि बात करें तो 8% जो टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो टूरिज्म से होता है। टूरिज्म में केवल ये नहीं कि आप जगह जगह के उसके लिए आने जाने के लिए हवाई जहाज की आवश्यकता होती है, रेल की आवश्यकता होती है, बसों की आवश्यकता होती है, टैक्सी की आवश्यकता होती है, होटल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। यदि आप उत्तराखंड में देखें, हिमाचल में देखें, तो विनाश का कारण बेसिकली यही है, किस तरह से वहां पर टूरिज्म के नाम पे लोगों ने नदियों के अंदर एनक्रोच कर लिया। हम लोगों ने पाया कि वहाँ नदियों के अंदर होटल बना दिए हैं, होटल का नाम रखा गया रिवर व्यू, और ये 2013 की आपदा आई तो रिवर व्यू जो होटल थे वो सारे रिवर व्यू समा।
तो टूरिज्म सेक्टर जो है पर्टिकुलरली इस पर भी बहुत आवश्यकता है कार्य करने। अवेयरनेस कैंपेन ऑफ कोर्स जरूरी है, मिटिगेशन ऑप्शंस हैं, बायोफ्यूल्स की जरूरत है। यदि आप अभी मैं गया था, ये क्या बोलते हैं, कई टूरिस्ट स्पॉट्स पे मैंने देखा, तो वहाँ पर लोगों ने अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अपने ये सोलर पावर प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, तो उससे काफ़ी हद तक वो लोग इसको तवज्जो देना लोगों ने अभी आरंभ किया है। पानी की समस्याएं हैं, यदि आप शिमला के अंदर जाएं, शिमला के अंदर पानी की भी बेहद समस्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो जाती है, पोल्यूशन की समस्या होती है, तो ये सब चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट पे यदि हम बात करें, खासकर डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम किस तरह से उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तवज्जो दें, तो ये भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर 23 से 30% तक ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, एमिशंस के लिए। इसमें दिल्ली के अंदर यदि आप देखेंगे तो अभी हमको याद है, मैं तो दिल्ली बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, 1965 से हम लोग दिल्ली में है, तो हमको याद है किस तरह से हम लोग जाते थे बसों के अंदर, बीटीसी की बसेज होती थी, कितना पोल्यूशन उसमें होता था। लेकिन अभी जो ये मेट्रो चली, इससे मतलब टोटल सिनेरियो चेंज हो गया। अभी सब लोग, अभी जो बड़े स्टेटस के लोग हैं, पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, वो लोग भी इसमें जाने के लिए पूरे इच्छुक रहते हैं। तो इनसे ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको तवज्जो देने की आवश्यकता है। तो इससे वाकई हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी कम कर सकते हैं GHG एमिशन को। नेक्स्ट प्लीज, अगली स्लाइड। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 11% GHG एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि हम बात करें तो खासकर जो जानवर हैं, जो कि कैटल्स हैं, और ऐसे कैटल जो कि नीच के लिए जो जिनको रखा जाता है, वो भी खासकर इसके लिए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सभी शाकाहारी हैं, लेकिन मांसाहार जो है वो एक इसका प्रमुख कारण है। जितने जानवर जो है मांस के लिए रखे जाते हैं, वो काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। खेती यदि हम देखें तो खेती में भी काफ़ी मीथेन गैसेस जो है वो एमिशन होती हैं। तो ये सब चीज़ें, इन पर तवज्जो देने की आवश्यकता है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको आजकल बोलते हैं क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, तो उस पर तवज्जो देने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे हम पानी की यूज को कम किया जाए। मैं जिस इलाके से, जिस गांव से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ देखते हैं हम लोग के लोगों के अंदर एक मानसिकता है। मानसिकता यह है कि जितना पानी देंगे उतनी बढ़िया खेती है। लोग रात को अपना, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं ट्यूबवेल चला के रात को छोड़ देते हैं अपना, सुबह तक अपना चलता रहता है, पानी बहता रहता है। इतने पानी की वेस्टेज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे वो रिबेट दिया हुआ है, तो लोगों को बिजली कोई परवाह नहीं है, अपना चल रहा है। तो वो एक तरह से बेसिकली एक अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है कि कितना पानी किस फसल के लिए आवश्यकता है, किस मिट्टी के लिए आवश्यकता है, और फसलों के अंदर जो है किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है। यदि आप देखेंगे अभी मोनोकल्चर का, पर्टिकुलर वेस्टर्न यूपी में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस एरिया के अंदर गन्ने की खेती होती है लगातार। कितना उसके अंदर अब धान भी उगाने लगे लोग, पंजाब में, हरियाणा में धान उगा रहे हैं, जबकि वहाँ की पानी की ऐसी वो नहीं है, जमीन भी उस तरह की नहीं है। तो उन सब चीज़ों में चेंज करने की आवश्यकता है। एनर्जी सेक्टर्स की यदि हम बात करें, कोल, ऑयल एंड गैसेज 75% GHG के लिए। इसमें भारत सरकार काफ़ी कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी हो रहा है। अभी हम कल ही के अखबार में पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन की जो इन्वेंशंस हैं, उनके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। खासकर जो दूसरे ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज है, उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता, और ये समय के साथ होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब फ्यूल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें भी काफ़ी हद तक हम लोग सफल होंगे। नेक्स्ट, अगली स्लाइड। अभी अंत में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। अभी तो हम मिटिगेशन की बात करते हैं। एडेप्टेशन जो है वो भी जरूरी है, साथ साथ मिटिगेशन तो है ही। और इस एडेप्टेशन में मैं अपनी कुछ अनुभव जो है, जो कि मैंने बांग्लादेश के अंदर देखे। बांग्लादेश के अंदर लगभग मैंने 2 साल काम किया, 2004 में और 2010 में। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में हम लोगों ने काम किया, फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। और खासकर खुलना और फिरोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं, एकदम सुंदरबन जिले के अंदर है। तो वहाँ पे यदि आप लाइव देखेंगे तो वो लाइव
आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी, मतलब इस तरह की लाइफ वहाँ लोग जीते हैं, समुद्र के साथ में है, किस तरह से उनका जीवन जो है प्रभावित हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, वो कल्पना से बाहर की चीज। तो उसमें मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, कुछ चित्र जो है कि वो किस तरह की वहाँ पे जीवन है, किस तरह की वहाँ कृषि पद्धति है, कैसे लोग वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, और किस तरह से उन लोगों ने एडिटेशन की नई नई तरीके अपने, क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है इंसान अपने आप ढूंढ लेता है, तो उन्होंने किस तरह के तरीके जो ईजाद किए हैं, कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वो चीज हम थोड़ा सा ये 8-10 स्लाइड में अंत में मैं आपसे समय लेना चाहूंगा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड, इससे अगली वाली चीज, इससे अगले वाली। हाँ, सबसे बड़ी जो समस्या वहां पर है, ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है सैलाइन वाटर, नमक का पानी, समुद्र का पानी। जब ये, क्योंकि सी लेवल राइज कर रहा है, तो समुद्र का पानी खेतों में घुस जाता है। ये जो खेत हैं, इसमें जो पानी देख रहे हैं, सारा सैलाइन वाटर। अब ऐसे सैलाइन वाटर में कैसे वो खेती करते होंगे, किस चीज की खेती करते होंगे, क्या पालते होंगे, क्या खाते होंगे, वो सब हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हाई टाइड और लो टाइड वहाँ पे का जो कोस्टल का जीवन है, वो हाई टाइड लो टाइड के बीच में रहता है। पानी आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, तो उसमें एडजस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जमीन आप जो देख रहे हैं, जमीन के अंदर ये जो किसान बैठे हुए हैं, इसके पास में सफ़ेद जो दाग दिख रहे हैं, सब सब नमक के दाग। ऐसी मिट्टी है, इस मिट्टी में कुछ भी उगाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उगा रहे हैं, लोग जी रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मछली, बंगाल में मछली तो मुख्य भोजन है। मछलियों की बड़ी तादाद जो है कम हो गई है, उन पे सी लाइफ जो है पूरी तरह एडवर्सली इफेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ऐसे सैलाइन वाटर में कैसे वो खेती करते हैं, किस चीज की खेती, सर्वाइविंग विद चेंज। अब कैसे ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, आप देखिए। अब ये हम कुछ स्लाइड दिखाते हैं जिसमें कि इन लोगों ने कुछ एडेप्टेशन ऑप्शंस अपने तैयार किए हैं। ये है हैंगिंग होम स्टैंड गार्डन। इसमें आप देखेंगे ये धान की फसल है, पानी है, तो उसमें एडजस्ट पानी के ऊपर इन्होंने ये, क्योंकि जमीन की बहुत कमी है, जमीन ज्यादातर जमीन में पानी है, तो जमीन की कमी है, तो जमीन की उन्होंने सदुपयोगिता के लिए क्या किया है कि ऐसे कुछ बांस के कुछ या लकड़ी के इस तरह के कुछ लगा दिए हैं, उसके ऊपर इन्होंने नतर टाइप का ये रस्सी टाइप के बांध दिए, और इससे ये लोग फसल उगाते हैं। तो फसल भी हो रही है, सब्जी भी हो रही है, इसमें ये घिया, तोरी, तरबूज, ये इस तरह की चीजें उगाते हैं, और ये मछली इनके लिए पानी में हो रही है। और ये तीसरा जो इसके अंदर दिखाया गया धान, तो धान मिल गया, कम हो गई है, मछली मिल गई और सब्जी मिल गई। तो तीनों चीजों की आवश्यकता इन लोगों ने कैसे की है, ये हैंगिंग होम स्टेड गार्डन इसको नाम दिया गया है। इससे इन लोगों ने उसमें एक एडेप्टेशन टेक्निक इजाद की है। नेक्स्ट, अगली देखो, ये भी एक घर के सामने देखो इन्होंने होमस्टेड गार्डन बनाया हुआ है। ये जो नीचे नाला दिखाया गया है, नाला बेसिकली जब वो हाई टाइड के अंदर पानी आता है तो इससे आता है और इसी से वापस चला जाता है। तो इन लोगों ने नाले बनाए हुए हैं इस तरह के, और उस नाले के ऊपर ये इन्होंने ढक के अपना सब्जी उगाने का जुगाड़ किया हुआ। ये इस तरह से ये जमीन की कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किस तरह से अपने जीवन यापन कर सकें, उसके लिए एडेप्टेशन ऑप्शंस इन लोगों ने नतर टाइप का ये रस्सी टाइप के बांध दिए, और इससे ये लोग फसल उगाते हैं। तो फसल भी हो रही, सब्जी भी हो रही, तोरी, इस तरह से उगाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये मछली पानी में हो रही है, और तीसरा जो इसके अंदर दिखाया गया धान, धान मिल गया, कम हो गई है, मछली मिल गई और सब्जी। अगली स्लाइड चली जाती। एक नई टेक्निक है जो कि उन लोगों ने वहां इजाद किया, और ये खाली कोस्टल एरियाज के अंदर ही होती है। इसको बोलते हैं सृजन टेक्निक। ये डॉक्टर घोष शायद जानते होंगे इसके बारे में। सृजन टेक्निक जो है बेसिकली, ये टेक्निक क्या है कि ये हाई टाइड और लो टाइड में कैसे फसलों को उगाएं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जमीन को उठा के बीच में ऊंची कर लेते हैं, और उसके बराबर में ये पानी के आने और जाने की व्यवस्था करते हैं। कोस्टल जो एरियाज में पानी आता है हाई टाइड में, वो पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा एक तरफ से, और बीच में जो जगह बची उस जगह पे ये लोग अपना सब्जी या जो भी इन्होंने उगाना है वो उगाते हैं। तो इस टेक्निक को, ये भी एक एडेप्टेशन टेक्निक है जिसको सृजन टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक यहाँ की यूनिक टेक्निक है। नेक्स्ट स्लाइड।
ये बहुत मेहनत का काम है, ये बेसिकली सृजन टेक्निक है। तो ये दिखाया गया किस तरह से ये लोग सृजन तरीके से जमीन को खेती लायक बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ साउंड की इको आ रही है, डॉक्टर पीके सिंह बता रहे हैं। इसको हटा दूं क्या मैं ईयरफोन को? जाजी, आवाज साफ नहीं है क्या? आवाज ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो चालू रखें? आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बस ये लास्ट स्लाइड। ये फ्लोटिंग गार्डन है। ये फ्लोटिंग गार्डन भी एक तरह से कुछ ऐसे गांव है वहां पे जिनके चारों तरफ पानी ही पानी। साल में 12 महीने के अंदर 8 महीने पानी रहता है। तो इस पानी में कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें ये लोग फ्लोटिंग गार्डन्स बनाते हैं, जो कि हमारे वाटर लिली प्लांट होता है उसको ड्राई करके उसमें तार वगैरह बांध के लोग मिट्टी डाल के उस तरह के गार्डन्स बनाते हैं, उसमें सब्जी वगैरह उगाते हैं। तो ये भी एक टेक्निक सर्वाइविंग की इन लोगों की है। नेक्स्ट प्लीज। ये वही सृजन टेक्निक का इसमें दिखाया हुआ है। अगला चलिए। ये भी कुछ दिखाए हुए हैं किस तरह से लोग अपना लोकल टेक्निक्स यूज करते हैं पानी के लिए। पानी की कमी है तो हर जगह खारा पानी है। नेक्स्ट प्लीज। ये राइस फिश कल्चर है जो कि बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी हमारे यहाँ काफी होता है। ये भी एक टेक्निक है सर्वाइवल की। नेक्स्ट प्लीज। ईडी संस्थान है जो कि फिलीपींस के अंदर जिसने कई फसलें ईजाद की हैं जो कि सलाइन वाटर में और सलाइन सॉइल के अंदर हो सकती हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ फसलें हैं जो कि वहाँ ड्राई एरिया में हो सकती हैं, जो कि कोस्टल एरिया के अंदर बेर वगैरह है या जो भी है उसको ये लोग उगाते हैं। इससे वहाँ के जानवर भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं फूड को, और ये ईंधन के काम भी आती है। नेक्स्ट। ये टेक्निक है कि इस तरह से एलिवेटेड या उठे हुए घर उन लोगों ने बनाए हुए हैं ताकि जो टाइडल पानी है उसमें भी ये सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट प्लीज। अगला होम स्टेड गार्डन है। ये काफी वहाँ पे कॉमन है। लोग अपना सब्जी घर के आसपास जो भी जमीन है उसमें उगाते हैं, महिलाएं खासकर। नेक्स्ट स्लाइड। ये वहाँ फ्लोटिंग गार्डन्स फ्लोटिंग मार्केट्स भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे जैसे जम्मू कश्मीर एक तरह से जानवरों के ऊपर भी काफी निर्भरता है, कैटल, लाइव स्टॉक। नेक्स्ट प्लीज। ये सब जो बिहार में भी हम लोग देखते हैं उसी तरह की टेक्निक्स हैं, कैसे बाढ़ में लोग अपना कम्युनिकेशन रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये टोटली एडेप्टेशन टेक्निक्स हैं। एडेप्टेशन टेक्निक्स के बारे में जो हम लोगों ने रिसर्च की उसमें कई बार क्या होता है कि एडेप्टेशन मैल एडेप्टेशन जो जाता है जिसका कि दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो एडेप्टेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि करंट वल्नरेबिलिटी रिस्क को, लोकल लाइवलीहुड को किस तरह से हम लोग सर्वाइव करें, फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती है उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है एडेप्टेशन के अंदर। और उसमें इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल कैपेसिटीज फॉर एडेप्टेशन क्या है लोगों की, उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसको अप स्केलिंग की, खासकर साइंटिफिक अप स्केलिंग की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही हम लोग एडेप्टेशन टेक्निक्स को बेहतर बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं और वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो यही एडेप्टेशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया है कि किस कौन सी अच्छी होगी, कौन सी बेहतर होगी, किसको हम लोग अपना सकते हैं। नेक्स्ट। ये डॉक्टर साहब ने बताया था। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अभी जीवन पद्धति के अंदर क्लाइमेट चेंज में यदि हम सुधार चाहते हैं तो अपनी जीवन पद्धति के अंदर हम लोगों को तब्दीली करने की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी 2021 के अंदर जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मिशन लाइफ का एक मंत्र दिया था। उसके अंदर 3 चीजें उन्होंने बताई कि फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, अपने व्यवहार में कैसे क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, ग्लोबली लेवल पे क्या क्या तब्दीली करनी चाहिए, और लोकल कल्चर्स को कैसे हम लोग प्रमोट करके क्लाइमेट चेंज की जो दुष्परिणाम है उसको कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लंबा हो गया बट कई चीजें थी। जलवायु परिवर्तन का सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि वेरी इंटरेस्टिंग। आप 2-5 मिनट और ले सकते हैं। वो हमारे चीफ गेस्ट को दिल्ली अभी जाना था
तो वो चलेगा डॉक्टर सत्यजीत, यू कैन कंटिन्यू, 5 मिनट और ले सकते हैं। पात्रा साहब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज गो अहेड। मेरे को बोलना है क्या डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब, हुकुम। हाँ नहीं, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। हाँ नहीं, वो प्रेजेंटेशन तो मेरा खत्म हो गया। एक कविता है 2 मिनट की, यदि आप इजाजत दे तो सुना दूं आपको। हाँ, कहाँ स्लाइड, कहाँ उसमें लिखा हुआ मैंने लगा दीजिए, दोबारा लगा दीजिए, अंतिम स्लाइड लगाइएगा राजी। तो ये जलवायु परिवर्तन पर जो है कई चीजें हैं जिससे कि हम लोगों को, खासकर जो हमारा मेन जो बिहेवियर है उसमें तब्दीली की बहुत आवश्यकता है। सबसे अंतिम चलिएगा, इसके बाद वाली, इसके बाद वाली, इससे अंतिम अंतिम, इसके बाद एक और होगी, नहीं है? इसके बाद नहीं है सर। चलिए मैं ऐसे सुना देता हूँ, मैंने अभी लिखी है प्रेजेंटेशन से पहले, सुनिएगा। कहीं ऐसा ना हो रजन साहब, कहीं ऐसा ना हो दुनिया को हम ऐसे मुकाम पर लाएं। सर आवाज आ रही है? हाँ, कहीं आवाज ऐसा ना हो दुनिया को हम ऐसे मुकाम पर लाएं, ना हो जहां जंगल की वीरानी, ना हो पुरजोर हवाएं। एक बार जरा लास्ट लाइन फिर से सर। हाँ, कहीं ऐसा ना हो दुनिया को हम ऐसे मुकाम पर लाएं, ना हो जहां जंगल की वीरानी, ना हो पुरजोर हवाएं। ना हो पीने को जब पानी, ना हो पीने को जब पानी, ना हो फिजा में भी रवानी। ना हो जब पीने को जब पानी, ना हो फिजा में भी जब रवानी, हर ओर उदासी छाई हो मरघट सी वीरानी। तो ये जो है बेसिकली इन चीजों को हमको अवॉइड करना है। पर्सनल जो हमारी लाइफ है, जो हमारे व्यक्तिगत हम कैसे जी रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को कम करने की आवश्यकता है। और जरूरत है कि हम लोग कैसे अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आज के पर्यावरण को, आज की हमारा जो वातावरण है उसको हम कैसे बचाएं और कैसे आगे हम लोग लेकर जाएं, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम से कम किया जा सके। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मैं मेरे को खुशी होगी इसके बारे में। सर, करतल ध्वनि से दर्शक और सुनने वालों ने आपका स्वागत किया। आपने देखा भी होगा, आपने बहुत आयामी जलवायु परिवर्तन और उसके और समाधान के साथ जो चित्रीय प्रस्तुति की, अद्भुत, व्यापक, और बहुत लोगों ने इच्छा जताई कि आप अपनी प्रस्तुति के इस पूरे अंश को उनके साथ शेयर करें, ताकि वो इसे संजो कर रख सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें जब उन्हें लगे ऐसा। यानी आपकी प्रस्तुति ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और अब हम अपनी स्पीकर के रूप में, यानी मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा साहब को आमंत्रित करूंगा। बेहद विशेषज्ञता है उनमें, मौसम विज्ञान विभाग के वो महानिदेशक हैं। अभी मौजूदा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में है। यही नहीं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी है, और हम भारतीयों को गौरवान्वित कर रहे हैं। सर, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपके शब्दों को सुनना चाहते हैं की नोट एड्रेस के तौर पर डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। नमस्कार, शुभ संध्या सभी आपको। आज की पाठचक्र में सबसे पहले मैं
प्रोफेसर G.P.Sinha साहब को नमन करता हूं, जिसके आदर्श के ऊपर प्रोफेसर G.P.Sinha सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट संगठित हुए हैं। मैं डॉक्टर राजन सिन्हा साहब को भी साधुवाद देता हूं और कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर ये पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए और की नोट एड्रेस देने के लिए एक सौभाग्य दिया है। आज की सभा में उपस्थित डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह साहब, डॉक्टर राजन सिन्हा साहब, डॉक्टर सत्यजीत साहब, डॉक्टर सत्येंद्र साहब, डॉक्टर अशोक घोष साहब एंड मिस्टर सुधाकर झा साहब और सभी अन्य मुख्य अतिथि, वक्ता और डेलीगेट्स। आज जैसे हम आपदा प्रबंधन के बारे में बातें करते हैं, जरूरत क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने के लिए हम मजबूर होते हैं। जैसे आपने अभी तक सुने होंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो डिजास्टर्स होते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशंस, इंटेंसिटी, ड्यूरेशंस वगैरह में परिवर्तन आए हैं। सो आज हम जो आपके सामने रखेंगे, इसमें क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस के बारे में हम आपको बताएंगे, कुछ कोशिश करेंगे। अब मुझे अभी वहाँ खुश है कि मैं बोलने से पहले आप सभी ने डॉक्टर सत्येंद्र जी को, डॉक्टर सत्यजीत साहब को सुन चुके हैं, जो कि हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा इससे बहुत तक हिस्सा कवर हो चुका है। इसीलिए मेरे लिए जरूर सरल होगा और हम कोशिश भी करेंगे कैसे सरल उपाय में आपके पास हम इसको पेश करें। मैं अभी शेयर करूंगा पीपीटी, थोड़ा अलाउ करिए। स्क्रीन शेयर अलाउड नहीं है, थोड़ा अलाउ करिए। स्लाइड विजिबल है? हाँ, यस, विजिबल है सर। ओके, मूव हो रहा है? यस यस, स्लाइड चेंज हो रहा है? ठीक है, Right. thank you. So I'll be talking about climate change, its impact and solutions. So my talk will be mainly based on the scientific aspects of the climate change. When we talk about the science of climate change, basically it has got three aspects. The first aspect is that whether there is a change, that is called as the detection of the climate change. If we can detect that there is a change in the climate, then we should try to attribute it, whether this change is because of the greenhouse gases, whether this change is because of the man-made contributions, or it is a natural change. Nowadays, actually, many people just speak out of enthusiasm that whatever changes are occurring, that is because of the climate change. But that may not be. There are certain procedures to say whether it is a change because of the global warming or because of the human interventions. If we cannot prove, if we cannot attribute, we should not tell that it is because of the climate change. Now, once if you can attribute that, yes, this change is because of the greenhouse gases or because of the anthropogenic activities, then we go for projecting the climate change over a period of time, say next 25 years, next 50 years, or next 100 years.
Then we'll be discussing about something about the impact of the climate change and of course adaptations and mitigations, which have been discussed in detail by Dr. Satendra. And then finally, I will dwell upon the role of agencies, and we the people also play a dominant role when we say that climate is changing, and when you say that human beings are contributing towards this climate change. So what should be our role? How can we minimize the impact of climate change? बोलिए. ये चेक करेंगे, थोड़ा ऑडियो में क्लैरिटी नहीं. ओके, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी ठीक है. ठीक. माइक को मेक इट नियरर टू योर माउथ. ठीक. Okay, so I'll just start with some basic fundamental aspects of our Earth system. The Earth system consists of generally the 4 spheres. The first one is called as lithosphere, that is the solid Earth where we are living. Then we have got the atmosphere, where we have got number of gases, the air surrounding the solid Earth. Then we have got the hydrosphere, that is the water bodies. We have got the oceans, we have got the rivers, we have got ponds and lakes. Then also we have got the biosphere. Biosphere is all lives. It is animals, plants, anything. So when we consider all these 4 spheres of the Earth system, they are not independent of each other. They interact with each other. So this interaction is shown in the right-hand side. So for example, when I consider the solid Earth and then I consider, say, hydrosphere. So there is a continuous interaction between the water bodies and the solid Earth. There is percolation, so that there is recharge of the groundwater. There is runoff leading to river systems, etc. There is also melting of ice, which is leading to feeding of water into the rivers, which finally goes to the oceans. So you have a number of interactions between the hydrosphere and the solid Earth or lithosphere. Similarly, when I consider the atmosphere, in atmosphere there are various types of gases like nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, argon, methane, nitrous oxide, ozone, etc. And also I've got many aerosols. So all these gases interact with each other. And also these gases are interacting with the solid Earth and the water bodies. Similarly, when we consider the interaction with the sun, as all of us know that sun is the sun is the ultimate source of energy. We get all the energy incident on the atmosphere, it passes through the atmosphere. There are certain gases which can absorb the energy from the sun, and certain gases allow it to come to the surface of the Earth. So surface of the Earth absorbs that energy and gets heated and also radiate again the energy to the atmosphere. So in the atmosphere, there are certain gases which can absorb energy emitted by the surface of the Earth, and hence the atmosphere temperature can rise. Otherwise, other gases just allow the energy emitted by the surface of the Earth to escape and go to the space. So like that, if you look at the biosphere, for example, as all of us know that the human beings and vegetations, they all interact with the atmosphere. We depend upon the oxygen and we release carbon dioxide. Similarly, the trees, they absorb the carbon dioxide and release the oxygen. So this type of process also leads to the exchange between the biosphere and the atmosphere. Similarly, also there is interaction between biosphere and the solid Earth. So like that, what I want to say that the Earth system is not so simple. It is very complex, and there is a role of each and every constituent, starting with a very small trace gas like say argon, or you have the oxygen or carbon dioxide or water vapor, and the bigger systems like the solid Earth. So if we just look at, therefore, because of this interaction between all these components like lithosphere, atmosphere, biosphere, hydrosphere, there are the various types of climate in different parts of the globe. And this climate show a natural change also. Within a year,
and from year to year. And accordingly, we get different seasons and different types of epochal behavior of the warming environment and cold environment. So if I just look at these changes or the variations what we see in the earth, that can be attributed to three main aspects. One is the ocean atmosphere exchange. The second one is the life existing in different spheres. And third one is the ocean circulations. But all these three are not independent and they also interact with each other. Now, if I look at the various causes of these changes, what you find in the climate of the surface of the earth, you will find that there are various types of causative factors. And one group can be called as the natural causes, which are forcing the variation of the climate in the surface of the earth. Another one is the, accordingly we get artificial causes or the man-made causes. Now, if I talk about these changes or the variations what we see in the earth, that I think there is echo. So someone might have opened the mic. If you are not speaking, you can switch off your mic so that there is no echo. So I'm talking about the natural causes. But all these are not independent and they also interact with each other. Now, if I look at the various causes of these changes, what you find in the climate, the equator, you'll find that there are various types of causative factors. And one group can be called. Okay, am I audible now? सुनाई दे रहा है अभी? Yes. बीच में interference था? कोई इको तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, कोई ठीक है. Voice is clear, sir. Please go ahead. Okay. So I was talking about the natural causes. If you look at the natural causes, you will find that greenhouse gas is also a natural cause. So when I say greenhouse gases, there are certain gases like, say, for example, carbon dioxide, or the water vapor. So these gases can absorb the radiation emitted from the surface of the earth, and hence they rise the temperature of the atmosphere. But you may say that then what should be done then? We have to consider these natural greenhouse gases. These greenhouse gases has led to the existence of life on the surface of the earth. Had there been no greenhouse gas, like say carbon dioxide or water vapor, perhaps we could not have existed on the surface. So I will discuss about that a little afterwards. So greenhouse gases are essential and they lead to rise in temperature on the surface of the earth. Then orbital variations. If I look at the motion of the earth around the sun, it rotates in an elliptical orbit, but this orbit goes on changing in different time periods. Similarly, the inclination of Earth's axis, if I just look at, it is inclined by about say 23.5 degrees from the vertical, and this inclination is not fixed. It also changes over a period of time, and hence also the solar energy received by the surface of the earth decreases or increases in different periodic manner. Similarly, Earth also shows some kind of precessional motion, just like rotation of the top. And because of that precessional motion also, the incoming solar radiations to the surface of the earth varies. Solar output, similarly, all of us know that solar constant in the amount of solar energy being emitted from the surface of the sun and being received at the top of the atmosphere. That is also not constant. It changes over the period of time over the different variations. Then volcanic erosions, all of us know that people say that because of volcanic erosions only dinosaurs vanished and this type of Earth system came into existence. So volcanic erosions, volcanism, you can say, can lead to volcanic eruptions or volcanism can lead to the change in climate. Similarly, the plate tectonics, that means all of us know that according to tectonic theory, the entire lithosphere is consisting of certain plates, and that we know that Himalayan plate is moving towards the north, and because of that, there are certain changes sometimes in our lithosphere, and accordingly,
there are changes in the atmosphere because of lithosphere and atmosphere also interact with each other. There are also other mechanisms. There are also external climate forces apart from all these natural forces. I'll just explain a little more about melancholic theory. As I was telling that Earth is rotating around the sun in an elliptical orbit. But this elliptical orbit is not fixed. It can change, it can become circular, then become elliptical, then again circular. And the period, the time period by which all these cycle occurs is about 100,000 years. So therefore, on day-to-day basis, we do not understand or do not feel about the change in the elliptical orbit of the Earth around the sun. There is also the tilting of the axis, as I was telling you. It occurs, the variation of the tilting of the axis occurs with a period of 41,000 years. The precessional motion, as I was telling you, around its own axis of the Earth, that also varies from 19,000 years to 24,000 years. These are the three major natural variations in the orbit with respect to the sun and its own axis. So as a result, it has led to, in different cycles, the epochal variations like the warming and cold, that is warm epoch and the cold epoch in the scale of thousands of years. And recently, all of us know there could be the ice ages. You can say cold epoch means it is the ice ages. Now, let us see the solar constant, for example. The sun is source of energy for the climate system, but its energy varies from time to time. For example, all of us know that there is a sunspot cycle. Every 11 years, there is a variation in the activity of the sun. Apart from that, the decrease in solar activity was thought to have triggered the little ice age between the approximately 1650 to 1850. If you remember, all of us might have read, when Greenland was largely cut off by ice from 1410 to 1720s, and glaciers advanced into the Alps. Now, similarly, volcanic eruptions, if we just think about, it throws out, actually, when there's a volcanic eruption, it throws out enormous amount of particles and other gases that effectively shield us from the sun to lead to a period of global cooling, or some might have told dimming, etc. So you can see in this right-hand side diagram how it can reach up to the stratosphere. So stratosphere exists up to a height of say 50 kilometers, in troposphere up to a height of 18 kilometers. So you can just imagine how a volcanic eruption can disturb the entire atmosphere, even up to the stratosphere. In terms of the various types of gases being ejected, just like the sulfur dioxide, which becomes again hydrogen sulfate, it can also therefore change the photochemistry. There can be dispersion. There can be change in albedo of the reflectivity of the atmosphere in different layers. Sometimes it can lead to acid rains, nucleations, condensations, or coagulations, and also therefore different types of cloud formations and distribution of the clouds. The main output of this volcanic eruption is that it reduces the solar energy reaching to the surface of the Earth. Now let us look at the greenhouse gases. If we just look at the greenhouse gases, you'll find there are certain gases in the atmosphere. On this left-hand side A, I have written here, and there are right-hand side B. So what happens actually when the solar energy is incident on the top of the atmosphere, it can pass through most of the gases, and they allow the solar energy come towards the surface of the Earth. But when energy receives this, when Earth receives this energy, it absorbs, because Earth is a black body. It can absorb maximum energy. And a black body is a good emitter and good radiator also. Therefore, also, Earth also emits energy. But when Earth emits energy, the wavelength of that energy is different from the energy which was received from the sun. It is called as outgoing long wave radiations. Radiation is emitted in long waveforms, whereas sun energy is received in the short waves. So when this radiation is going, this gets trapped by certain gases, and therefore the atmosphere, the certain gases, just like I told you, the carbon dioxide, the water vapor, the methane, or the CFCs, they can absorb this energy emitted from the surface of the Earth. So as a result, the energy from the atmosphere cannot escape towards the space, and it will be trapped, just like a glass house. When you consider a glass house which is utilized by the farmers to increase artificially the temperature
of that particular area, so that the plants requiring higher temperature can prevail that. Similarly, here in the atmosphere, these gases act like a glass house, therefore it is called as the greenhouse. And the phenomena is called as the greenhouse effect, and these gases are called as the greenhouse gases. Because of these greenhouse gases, the temperature increases. Now, for example, let us take the case of Earth. Now, as all of us know that the average temperature of the surface of the Earth is 15 degrees Celsius, 15, if I take the temperature of the entire globe. But had there been no greenhouse gas, then temperature of the surface of the Earth would have been minus 18 degrees Celsius. So that means because of this presence of the greenhouse gases like carbon dioxide, water vapor, etc., we have lost 33 degree rise in temperature, and that has allowed the life to exist. Otherwise, in the minus 18 degrees Celsius for us, most of the living beings would have perished. So therefore, we need, it is an essential evil. So we need these greenhouse gases, but the concentration of the greenhouse gases should not increase, so that again it becomes unbearable. Similarly, if I consider the Venus, we will find that the temperature, if there is no greenhouse gas, it will be minus 46 degrees Celsius. So because of these greenhouse gases, its temperature is risen by plus 5 to 3 degrees, and accordingly temperature is 477 degrees Celsius. If we consider Mars, for example, there is CO2, the carbon dioxide, and because of that also there is rise in temperature by 10 degrees Celsius. Now, what is happening then actually? So if we have the greenhouse gases, it's fine. But if you go on artificially increasing the greenhouse gases, then the concentration of this greenhouse gases increases. As a result, the temperature rises rapidly. That's what we are discussing, which is popularly called as global warming or the climate change. Then the question arises, when did this happen? When did we start intervening in the natural atmosphere? It started in 1850 when the globe moved towards the industrial era. With the industrial revolution commencing from 1850, there was injection of the greenhouse gases into the atmosphere, and a major source of the industry. And among the major sources of industry, coal is the major source. So whatever it is, so this active participation of the human being, negative active participation, I will tell you, leading to this greenhouse gases concentration increase in the atmosphere is popularly known as the anthroposphere created by the human being. So now earlier we have got the 4 spheres, that is atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere. Now we've got the 5th sphere, that is called as the anthroposphere. And this anthroposphere is also interacting with all other spheres. So therefore, there is additional change. Now, if I just look at these anthropogenic gases or anthropogenic gases, what are the responsible anthropogenic gases? You will find that it is the coal mining, which is the major anthropogenic factor. Then we've got the air pollution because of the transports and many other construction activities, etc. We've got the deforestation, that is decrease in forest cover. And also we've got the industrial processes and greenhouse gases. So all these combinedly now contributing the higher concentration of the greenhouse gases. Now, if I just look at the concentration of different types of gases in the total greenhouse gases in the atmosphere, we'll find that the carbon dioxide is contributing to 64%. So carbon dioxide is the major culprit, which is among the various types of gases. Then we've got the 17% from the methane, 6% from nitrous oxide, and 13% you have got chlorofluorocarbons and other trace gases. So therefore, the most important aspect is that we should minimize the carbon dioxide mainly, followed by the methane and nitrous oxide. So if we look at how the carbon dioxide is changing, people could understand from the very beginning that it is a need to monitor the concentration of greenhouse gases, especially the carbon dioxide. When we started monitoring, long back, Mauna Loa Observatory was created by Scripps Institute of Oceanography. And you see in recent years, if you just look at how the concentration of carbon dioxide is increasing rapidly, and you'll find that it has almost increased up to 420 parts per million volume, whereas initially around 1960, it was around 310. So there is a huge increase in concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Now, recent trend, for example,
2019 to 2023, if you just look at Mauna Loa, you will find that yes, also the same trend is continuing. Of course, there is some cycle of variations during the year itself. So there is more than 60% increase during last 50 years. Similarly, if I look at the methane, you will find that it is also increasing. It was almost around 1630, around say 1980. Now it has become almost 1900, increase more than 1900 parts per billion volume. So if you just compare, therefore, there is a rapid increase in the concentration of methane. Similarly is the case with respect to the nitrous oxide, and therefore the entirety in greenhouse gas are increasing over the globe. Now let us look at what happens with the greenhouse gas. I just explained you the greenhouse gases has the property to absorb the radiation emitted by the surface of the earth. And this radiation is nothing but is the energy, heat energy. Therefore, there is infrared radiation. Infrared radiation is nothing but the heat. So therefore, the heating increases. The popularity is therefore called as the global radiative forcing. There's a rise in temperature because of the radiation emitted by the surface of the earth. So this global radiative forcing, if we just look at and contribution of various types of gases, if we just look at carbon dioxide contributes the maximum. It is 1.91. And total radiative forcing, which is measured in terms of the watts per meter square, it is about 2.56 watts per meter square anthropogenic radiative forcing. And that is the power per unit area, I can say, meter square. So among them, carbon dioxide is 1.91. Followed by, you have, of course, the various types of gases. You can find that the black carbon also contributes about 0.62, methane corresponds to 0.50, and like that. Halocarbon, of course, 0.36, like that. But there are certain gases, like for example, sulfate here, which is of negative radiative forcing. That means sulfate ion cools the atmosphere. Similarly, if we just look at some other gases, for example, cloud, if there is a cloud amount is increasing, you know, it cools the atmosphere. Now, if you just look at the diagram below, you will find that this is the distribution of various greenhouse gases in different parts of the globe. You will find that India is the green in color, and if you consider the USA, etc., you will find red in color. That means what I want to say that the total contribution, if you just look at it is not so huge in India as compared to various Western countries, Europe and USA. It is mainly because that industrial revolution started in this Europe and USA, and therefore the contribution towards greenhouse gases is maximum from those regions. Now let us look at the country-wise total greenhouse gas emissions. If you just look at total emission, then India being a large country, it shows that it is the third in the globe. Total emission. China is the first, US is the second, and India is the third. But if you calculate per capita, the second figure in the down, if you calculate per capita, you will find that the amount of greenhouse gas emitted per person, that means in USA is quite high and India is quite low, and India comes down in the series after USA, Russia, China, Brazil, Indonesia, European Union, and world coverage average than India. So therefore, India per capita contribution is quite less, but considering the huge population, considering the total area of the country, the total amount of greenhouse gases emitted by India is higher. Now let us look at the emissions they're coming from different sources. I think it has been shown by Dr. Satendra also. So in India also we monitor this. We have got also certain observatories by India Meteorological Department to monitor the concentration of various types of greenhouse gases and aerosols, etc. So the energy sector contributed 75% of emissions in India, followed by 14% from agriculture and 8% agri and waste by 3%. So if I look at the impact in terms of these greenhouse gases, so greenhouse gases leads to rise in temperature. Therefore, you will see that since 1850, temperature went on increasing, especially from 1880, there is a sharp increase in temperature because of this industrial revolution. And if I look at what is the rise in temperature in the past 100 years, it is about 1.15 degrees Celsius for the globe as a whole average temperature. Now, if you compare the ocean and the land, you will find that the land surface is becoming more warm compared to the ocean surface.
and land surface temperature is almost increased by more than 1.7 degrees Celsius, and ocean surface temperature about 0.8 degrees Celsius at that time. Now, but we should not be complacent that ocean is not increasing so much, but we should be worried more because ocean water, the heat capacity of water is maximum. So therefore, the ocean does not cool immediately unlike the earth surface or the land surface. So therefore, it continues to be warmer, even if it is relatively less warm as compared to the land. Now, if you just look at the hemisphere wise, you will find that northern hemisphere is getting more warm and southern hemisphere is getting less warm. The red line here is the northern hemisphere annual mean temperature, and blue line is the southern hemisphere annual mean temperature. So why is it so? It is mainly because the land area in northern hemisphere is higher as compared to the southern hemisphere. So if you look at all these facts, then the question might be arising in your mind. So how is it being done? Who is deciding? Which are the technology for that purpose? There is a body called World Meteorological Organization. So it coordinates among all the 193 countries in the world for measurement of various types of weather parameters, climate parameters, the air quality parameters, and also to bring out a statement about the changes taking place in the globe. India is a founder member of World Meteorological Organizations. India is the permanent member, and of course, at present, India is the third vice president of the World Meteorological Organization. So we, like all developed nations, go on monitoring. There are various types of monitoring systems. There is a global observing systems with respect to satellite, with respect to radar, with respect to aircraft. There are ocean buoys, there are ships, and there are automated weather stations, there are manned observatories, and so many. All these observations are collected around the clock at fixed times and also different time intervals. And as for the coordination mechanism, these observations are exchanged among all those countries, whatever it may be. And these countries therefore monitor, predict, and provide warning services and weather forecasting services to the public and disaster managers and stakeholders. So when we go for therefore monitoring the climate or the climate change, the government, the world body, World Meteorological Organization has defined certain essential climate variables by which we can express the climate change phenomena. And these essential climate variables cover the land, the atmosphere, and the ocean. Now, if we just look at the indicators of these climate variables, which are being measured and being given a statement every year by World Meteorological Organizations and then IPCC, we will find that there are certain variables. The one of the variable is the glaciers. This rise in temperature is leading to melting of glaciers, and hence the decrease in ice content and release of water into the ocean. The water from the glacier melting goes to the ocean. Therefore, the ocean water content is increasing and sea level rise is increasing, what Dr. Satendra was telling at that time in his speech. Like that, temperature over land is increasing, snow cover is decreasing because of the rise in temperature, and there is permafrost retreating poleward. The permafrost is the body which has the capacity to absorb the carbon dioxide, and amount of permafrost is decreasing. Therefore, the carbon dioxide absorption by the permafrost is decreasing. By that way, it is not helping us to conserve the concentration of carbon dioxide, and it is indirectly helping, or you can say the amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing. If you just look at tree line, they are also shifting towards pole or upward. But I want to say that it is not simply the human being who wants to stay in the AC or the polar environment. Also other species like fish, the birds, or the butterflies, or the trees, they also like to stay in colder climate. Therefore, tree lines are shifting towards the pole, which is expected to pole. But however, if you look at the temperature rise, pole temperature is rising more rapidly as compared to the temperature near the equator. Now, spring coming earlier, there is some kind of change in the seasonal pattern. The spring, usually, we define in India, for example, January, February is the winter, and March, April, May is the pre-monsoon season. So study shows that the spring is coming earlier because
the winter season is sinking. The temperature in winter is rising. Therefore, winter is not felt so severely as it was being felt earlier. Species are migrating poleward and upward. Rise in humidity. The rise in temperature of the surface of the earth is leading to more evaporation, more vaporization of the water from the water bodies. And therefore, in the atmosphere, the humidity content is increasing. Therefore, whenever there is some kind of heat wave conditions, you feel more discomfort, it becomes more fatal. Not only that, it has been seen that if there is a rise of temperature by 1 degree Celsius, the humidity increases by 10% in the atmosphere. And this increase in humidity can lead to more intense rainfall activity, especially when there is low pressure systems that we'll discuss a little afterwards. Now, similarly, temperature over the oceans are also increasing. The air temperature near the surface, the troposphere temperature is increasing, but the temperature in the upper level of the troposphere is not increasing, it is decreasing. So, by that way, when temperature is increasing lower troposphere and temperature is not increasing the upper troposphere, the atmosphere becomes unstable. Atmosphere becomes more unstable, leading to more thunderstorm activity. Therefore, number of thunderstorms are increasing. Lightning is increasing, as you might have seen in Bihar also. But on the other hand, the number of cyclones are not increasing because this condition doesn't allow the cyclone frequency to increase. Number of cyclones are not increasing, but intense cyclones are increasing. So, okay, so sea level is rising. The study shows that sea level is rising more rapidly. In the past 20 years, whatever rise has shown the 3 mm per year, it is becoming more than thrice of the rate of rise, what is happening before 20 years. So sea level rise is becoming more prominent because of especially the melting of the glaciers, the sea ice, etc., and which is again due to rise in sea surface. When the temperature rises in the sea surface, the water expands, therefore also sea level rises. But the major sea level rise contribution comes from melting of the glaciers from the poles. Okay, so like that, there is also decrease in ice sheet, there is decrease in sea ice, and therefore ocean heat content is also increasing. It is not simply the surface ocean temperature is rising, but also to a depth of about, say, 60 meters, 100 meters, it is also rising. So results of all this that globally average precipitation over the land has increased since 1950 with a faster rate of increase since 1980. You can see and you can feel also. And what we find that there is significant increase in precipitation in many parts of the world. There is increase in frequency of heavy precipitation, especially in the tropical countries, including India. More intense and longer droughts are also seen since 1970, especially in the tropics and subtropics. Cold days, cold nights, and frost has become less frequent because of rising temperature. Hot days, hot nights, and heat waves have become more frequent. The observational evidence suggests the increase in intense tropical cyclones, not the total number of cyclones. Total number of cyclones has decreased. So these are some of the facts which is established with the past data. Now look at the India's behavior. If you just look at India vis-a-vis the globe, you will find that in India also temperature is rising. While on the globe, the temperature is risen by about 1.15 degrees Celsius in 100 years, over India, the temperature has increased by about 0.66 degrees Celsius. So you may be complacent that yes, in India, rise is less compared to the globe. It is mainly because that India is a tropical country and rise in temperature is more in the extratropical region, in the polar regions. But we should not be complacent because being a tropical country, we are more exposed to the heat conditions and especially during the summer season. And it is found that temperature is rising in different seasons, but it is more rising in the winter season followed by the pre-monsoon season. And if you just look at further, you will find that the rise in temperature over India is more prominent since 1980s. It has risen more rapidly as compared to the previous years. Now, if I look at the rise in temperature in different parts of the country, you will find that this red color, whatever is shown in this diagram, indicates rise in temperature. In most parts of the country, except some parts of Indo-Gangetic plains, including some parts of Bihar, and Jharkhand and Odisha, and some parts of UP and Haryana, there is rise in temperature in most parts of the country. So that means the global warming has impacted India in most parts of the country. Now let us look at the maximum temperature and minimum temperature. So minimum temperature represents the night temperature and the maximum temperature represents the day temperature.
we'll find that night temperature is increasing more as compared to the day temperature. So what happens actually if there is a rise in temperature? If there is a rise in temperature, then the mean condition of the day or night changes, becoming more extreme, and we can expect more heat wave conditions and hot days. At the same time, we can expect less cold wave conditions and the cold days. Now let us look at what happens to the heat wave and cold wave. On the left-hand side diagram, this is the heat wave trend. What you find that this upward arrow in the red color indicates the rise in frequency of heat wave conditions, and the blue color arrows indicates the fall in the frequency. So what it indicates that almost in all parts of the country, there is a rise in heat wave conditions. Usually we experience heat wave conditions in the central India and the North India. Hardly in the peninsular India we get heat wave conditions. But nowadays from this diagram, you can see that even in the peninsular India also, the temperature is increasing and heat wave conditions are increasing. Similarly, if you consider cold wave, the downward arrow is more prominent here in central India and North India. That means the frequency of cold wave conditions are decreasing. At the same time, you'll find that in the northern parts of the peninsula, there are upward arrows. That means cold wave conditions are increasing in northern parts of the peninsula. Now, if I look at the rainfall distribution over the country, what I find that monsoon rainfall does not show any trend. Rainfall is almost fixed. And this is a, you can say, consolation that the country as a whole amount of rainfall does not show any significant trend. It is trendless, it is random. But at the same time, it is found that the days of occurrence of different types of rainfall in the season is showing certain changes. For example, if I just look at the dry days, for example, there is a frequency of increase in dry days in Indo-Gangetic plains, including Bihar, UP. You can find out all these red arrows in this. So it indicates that the number of dry days are increasing in this area. At the same time, if you rainy days, if I just look at, it is decreasing over this area. So that is a matter of concern that rainy days are decreasing, the dry days are increasing. That means it is not uniformly distributed during the season. It is skewed. It is occurring, rain is occurring in a few days and concentrated rainfall. And that occurs in terms of the heavy rainfall. Again, when you consider the heavy rainfall days, what we found that this is increasing in many parts of the country, especially over central India and the northern and the peninsular India. But there are certain areas like say Bihar, East UP, where these heavy rainfall days are also showing a decreasing trend. So that we would consider the rainfall over this part of the country, you will find that Eastern India, especially East UP, Bihar, some parts of Jharkhand, Assam, Meghalaya, there the total amount of rainfall is decreasing. At the same time, rainfall over Saurashtra Kutch is increasing, rainfall over Rajasthan is increasing. Now, at the same time, also there is an increase in variation of the rainfall from year to year and within season itself. Therefore, you can, even if there is no trend in the total rainfall of the country, there is an increasing trend in the rainstorms. Rainstorms are the events in the monsoon season when there is a large-scale rainfall leading to the floods. So these rainstorms are increasing, leading to the flood. And if I look at the drought also, yes, drought is also increasing in the recent years compared to the previous years. So that in total rainfall remaining same, number of floods are increasing, number of droughts are also increasing. Now let us look at the tropical cyclones. Yes, as I was telling earlier, in the globe and in India also, total number of cyclones are not increasing, rather it is decreasing. But the intense cyclones, say for example, extremely severe cyclone storms, the frequency is increasing. In the globe, in Indian Ocean, if we just consider, for the Arabian Sea especially, the extremely severe cyclone storms are increasing since 1990. So this is the case of landfalling cyclones. How many cyclones are hitting the coast? That also shows the similar behavior. That is, extremely severe cyclones hitting the coast are increasing, but the total number of cyclones hitting the coast are decreasing. Now, if I just look at various impact season studies, so therefore I will not discuss about in details. I'll just stress upon one, that is the food security. So global food security, if you just look at, which is linked to the agriculture, water supply systems, as well as the natural ecosystems. During the past 50 years, weather and climate and water-related disasters took lives of 115 people daily. Every day, 115 people are dying because of the weather, climate,
and water-related disasters. And this is causing a loss of about $202 million US. This is a report based on WMO 2021. But however, over the period, the number of disasters have increased by a factor of 5. In the last 50 years, the number of disasters increased by a factor of 5. But the number of deaths has decreased to 1/3. So that I want to say that because of the improvement in early warning system, because of the improvement in our adaptations and mitigations, the number of deaths have decreased, even though the number of disasters have increased. The World Economic Forum report says that 50%, 60% global risk on 2-year and 10-year period, respectively, related to extreme weather events and the climate change. So risk is increasing because of these hydrometeorological disasters induced by the climate change. I'll just take another example because of the health program. As all of us know that India is very prone to vector-borne diseases like malaria, dengue, etc. So it is found that yes, the distribution or the transmission window of malaria in different states is changing because of the change in temperature. With the climate change, for example, the area which was not prone, that can become more prone for the occurrence of the malaria and dengue, etc. Now, if you just look at the impact of the climate change and the sea level and the storm surges, as you all know that sea level rise on day-to-day basis, we may not be feeling. But whenever a cyclone crosses the coast or hits a particular coast, at that time, you can feel the impact of the climate change. And study says that there could be increase in 10 to 15% in the storm surge height because of the climate change. The climate change, therefore, not only impacts the intensity of the cyclones, but also the associated heavy rainfall, storm surge, and the wind. Now, let us assume that because of the various actions being taken by the government and the global bodies, we can reduce the impact over the future. Now, if we just look at one example of the ocean, as all of us know that ocean is a major source to absorb the carbon dioxide. Water bodies are the major sources to absorb the carbon dioxide. So therefore, globally, people say that we should conserve the water bodies. We should conserve our ponds, lakes, rivers, and oceans, so that the carbon dioxide being generated by us at least can be absorbed by them. But one problem is that when carbon dioxide is absorbed by the water becomes more acidic. And this suggests here in this diagram that the acidity of the water will go on increasing due to increased absorption of the carbon dioxide. So what happens if acidity increases? If acidity increases, entire marine life will be affected. Fishery will be affected. Corals will be affected. So by that way, the occupation of the coastal population will be affected. And therefore, we cannot say that we will be safe. We will not be safe because of the absorption of the carbon dioxide. Now, if I look at what happens if there is a rise in temperature, for example, by 2 degrees Celsius on the agriculture. So study has been carried out by our agricultural universities and ICAR, and it is found that a 2 degrees Celsius rise in temperature can decrease the wheat yield by 6% in subtropical areas and 17 to 18% in the tropical areas. That means in the northwest India, it can decrease by 6%. In the central India, it can decrease by 17 to 18%. For rice, a 2 degrees Celsius rise is projected to reduce the yield by 10 to 16%, and a 4 degrees Celsius can lead to 21 to 30% reductions. And all of us know that how the demand for rice has increased in the globe. And when recent time India decided to stop the export of rice, how there was even cry in the globe so that India should export rice. So therefore, just imagine what will happen if we do not take action and we allow this decrease in wheat yield or the rice yield. The monsoon, what will happen actually, it is found that it is very sensitive. Our gross domestic product depends on monsoon. We get about 70 to 90% rainfall during monsoon season. And most of the
agriculture in the country are rain-fed. They depend upon the rainfall. Therefore, if there is a variation in rainfall activity, then it can lead to deficit of our yield, and also it can lead to reduction in GDP. For example, in 2002, when there was 19% rainfall deficit, it led to the fall in gross domestic product of India by 3%. So it is a huge amount. Now, similarly, if you consider the individual states, for example, it can have a large impact if there is the monsoon failure. Now, FAO reported in 2019, 26.8% of total population is associated with agriculture, forestry, and fishing. So therefore, if rain is affected, certainly the agriculture, forestry, fishing, everything will be affected. Now, solely agriculture contributed 4.2% of the world GDP in 2018. Just imagine, still now also agriculture plays a dominant role in our economy. More than 50% of the total workforce are engaged in agriculture. In India, it is more than 60% who are engaged in agriculture. Now, Minister of Agriculture and Farmers Welfare in India gave a report in 2021 where rain-fed rice yields in India are projected to reduce marginally by less than 2.5% by 2050 and 2080, and irrigated rice yields by 7% in 2050 and 10% 2080. Just imagine, even if you have the irrigation, there will be reduction in rice yield by 7 to 10% with the rise in temperature. The wheat yield is projected to reduce by 6 to 25% by 2100, and maize yield by 18 to 23%. Only that chickpea is expected to rise by 23 to 54%. Now, if you look at the vulnerability analysis, 109 districts out of 573 rural districts are very high risk districts, while 201 districts are risky districts as per the study of Ministry of Agriculture. So there is change in land use and land cover and the land degradations. And the worst sufferers are the landless farmers, the small holding farmers. As all of us know, the poor is the worst sufferer because of this climate change. Now, if you just look at what will happen with this increase in temperature, there are various types of projection models by the IPCC. And here also in India, we have got our system model in Center for Climate Change Research, located in Indian Institute of Tropical Meteorology under Ministry of Earth Sciences. So here also it shows that if we go on increasing the greenhouse gases, there could be rise in temperature by 2 to 2.5 degrees Celsius. And accordingly, also there could be impact in different areas of the country. So there are various types of projections. Two projections I have shown here. There could be rise in temperature by 2 to 4 degrees Celsius by the end of 2100. Now, similar is the case of the sea surface temperature. There could rise up to 1 to 3 degrees Celsius in sea surface. If you look at the rainfall, yes, monsoon rainfall will be affected, but it's a positive side. It shows that there could be rise in 6 to 10%. There could be 6 to 10% increase in monsoon rainfall because of the rise in temperature. If you consider RCP 4.5. If you consider RCP 8.5, it can go up to 14%. Now, if you just look at the global phenomena, what you find that, yes, there are various types of Earth system models. We also have Earth system models. All are showing that because of the rise in temperature globally, the rainfall will increase. In India, also rainfall will increase. But all these projections are subject to certain uncertainties that we want to show here. There are still uncertainties because still we do not understand fully the fact which is occurring in the globe. So therefore, more and more research is needed, more and more observational data are expected so that we can have better simulation of the models and hence the better projections. So however, if we have 1 to 2 degrees Celsius rise in temperature over the pre-industrial area, it can have the major impacts on the ecosystems and species, wide-ranging impacts on the society, including developing country agriculture. But if the temperature rises 1.5 to 3 degrees Celsius, Greenland ice cap starts to melt irreversibly. And perhaps all of us might be knowing that over the North Pole, there has been substantial decrease in the ice content. And now still we have not reached 1.5, it is only 1.15 degrees Celsius. We're expecting that it will be 1.5 degrees Celsius by next 20 years or so. Then if it 2 to 3 degrees Celsius, the major loss of coral reef, there will be considerable species loss, large impacts on agriculture can be expected. So like that, if the amount of temperature becomes higher and higher,
that could be more and more disastrous. Now, if we stop, for example, now let us take a place that we will stop releasing carbon dioxide in the atmosphere. Even then, its impact will be there for hundreds and thousands of years, because every gas has its own lifetime. Just a human being has a certain lifetime. Gases also have certain lifetime. They do not degrade immediately in atmosphere. So therefore, sooner the better. As soon as we'll stop, at least we can ensure for the future generation that atmosphere will be safe. Otherwise, if we go on delaying further and go on increasing the carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and other greenhouse gases, we will only endanger not only our life, but also life of our future generations. That's what it is shown in this diagram. Even if we stop now releasing the gases, it will not be zero immediately. It will go on increasing and it will go on impacting for certain years. So therefore, there is a need for adaptations and mitigations. You cannot simply relax, and you have to go for adapting the changes and to go for the mitigation processes. So adaptation is recognized as an essential response, but not a substitute for mitigation. So no one solution. You have to go for multiple solutions, and it is not an easy option also. You have to go for a number of options which is viable, which will not affect the poor populations, etc. So, for example, we have to go for adapting the change in land use and relocation. We have to go for emergency and business continuity planning. Or we have to upgrade or harden the building and infrastructure. Residential programs, promotions, adaptations, health programs we have to take up. So, for mitigation purpose, for example, we have to go for a process where we will have energy conservation and higher efficiency. We should go for renewable energy, sustainable transportation, improved fuel efficiency, so capture and use of landfills and digest, etc. Carbon sinks, for example, we have to go on increasing carbon sinks. We have to conserve the carbon sinks, and carbon source has to be reduced. And all of us know what are the carbon sources. For example, population are the sources of carbon dioxide. So therefore, we have to go for population control so that we can minimize the carbon dioxide in the atmosphere. The forests should be conserved so that they can absorb the carbon dioxide. Water bodies should be conserved so that they can absorb the carbon dioxide. So like that, there are many such approaches. We'll discuss that. Considering all these things, there have been a number of initiatives globally, and starting with 1987, I'll just give you the history a little afterwards. And one of the most important intervention has been the Sustainable Development Goals taken off in sir, we are running out of time. So okay. In 5 minutes? Yeah, I can come to conclusion. Okay, okay. So, thank you. Are you looking at the figures? No. No, it's all fine. I'm concluding in this slide only. I'm concluding. 5 minutes. Yeah. So we have to go for a sustainable development goal where we can have the climate actions, and hence we can minimize the release of the greenhouse gases, which is affecting the existing climate. And we should go for increase the carbon sinks, etc., so that we can have a balance of the greenhouse gases and hence a balanced ecosystem with the sustainable development. So thank you very much. आपका स्वागत है सर। आपने क्लाइमेट विस्तार से और विभिन्न तथ्यों को संबोधित करते हुए आपने जैसा व्याख्या की, हम उसके लिए आभारी हैं। और आपने हमारे कैपेसिटी बिल्डअप किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। हमारे भी एक आपदा प्रबंधन से जुड़े स्तंभ के तौर पर आपके स्वागत के लिए कुछ बात। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। हम लोग के साथ इस कार्यक्रम में आप जुड़े। अनिल सिन्हा साहब की पृष्ठभूमि है कि ये 1974 बैच के IAS अफसर हैं, और आज जो हम आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, ये विषय इनके कलम से निकली है। ये विषय हाई पावर्ड कमेटी डॉक्टर पंत जिसके अध्यक्ष थे,
और हमारे सिन्हा साहब मेंबर सेक्रेटरी थे, और उस हाई पावर्ड कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर हम आज आपदा प्रबंधन अधिनियम की कल्पना करते हैं और देखते हैं, और उस अधिनियम के आधार पर आज पूरे देश में आपदा प्रबंधन संबंधित कार्रवाई हो रही है। तो सर को मैं भीष्म पितामह कहूँ आदर से तो संभवतः गलत नहीं होगा, और सर के कलम से आपदा प्रबंधन निकली है और हम लोग सब कोई शिष्य रहे हैं। सर से दो शब्द सुनना इस ओकेजन पर मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। सर आप दो शब्द कहें प्लीज। योर सर, हेलो सर, हेलो सिन्हा साहब। नमस्कार नमस्कार। हाँ, सिन्हा साहब को जरूर बुलवाइए। नमस्ते नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा विलंब से ज्वाइन किया, कुछ और कार्य में व्यस्त थे, इसीलिए चाहकर भी नहीं आ सके थे इसमें। लेकिन अभी अभी और मैं डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा को और उनके सभी कलीग्स को, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रोफेसर G.P. सिन्हा साहब, जो कि बहुत ही एक फेमस एंड गुरु टीचर रहे हैं बिहार में, मुझे हालांकि मौका नहीं लगा था उनके स्टूडेंट रहने का, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, अभी पटना यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स को मैं एड्रेस कर रहा था 2-4 दिन पहले, पिछले हफ्ते, तब भी मैंने कहा कि मुझे इस बात का दुख हमेशा रहता है कि हम पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों नहीं रहे, वो हमने अपने करियर में मिस किया। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा, उनकी टीम, प्रोफेसर G.P. सिन्हा का 102nd जो मेमोरियल लेक्चर है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। और जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशंस, आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये अभी अभी हम लोग ने डॉक्टर महापात्रा, मृत्युंजय महापात्रा जी के प्रेजेंटेशन में सुना। इससे उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से रेनफॉल, रेन स्टॉर्म्स का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, ड्राउट के इंस्टेंसेस भी बढ़ रहे हैं, फ्लड्स के इंस्टेंसेस भी बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं। हालांकि उनके कुछ इम्पैक्ट को हम लोग बेहतर मैनेज कर पाए हैं। रेनफॉल का जो डेफिसिट होता है, उन्होंने बहुत ही क्लियरली विद फिगर्स, हम उसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि रेपिटेशन को कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर महापात्रा ने अभी बहुत ही ब्रिलियंट क्लियर एक्सपोजिशन दिया है फिगर्स के साथ, ग्राफ्स के साथ, कि रेनफॉल का जैसे डेफिसिट होता है, कितना होता है 19%, तो हमारा GDP 2% अफेक्ट होता है, और पूरी इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है, उससे पूरी सोसाइटी के हर सेक्शन को में प्रभाव पड़ता है। और खास करके जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस समय मुझे याद आता है, मैंने हाल में अभी हम UN के वेबसाइट पर देख रहे थे कि डॉक्टर गुटेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी बैकग्राउंड नोट में राजेंद्र सिन्हा साहब ने उसका भी मेंशन किया है। तो UN के सेक्रेटरी जनरल ने एक बहुत ही बड़ी बात कही, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, इम्पोर्टेंट बात है बट बड़ी ड्रामेटिक स्टेटमेंट भी है। उनका कहना है कि द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ओवर यूज। हम लोग जिस चीज की बात इतने चिंता के साथ करते रहे हैं 20-30 साल से, और जैसा अभी डॉक्टर महापात्रा कह रहे हैं कि इसका तो इफेक्ट स्टेबलाइज करने में अभी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे अगर हम लोग रिक्वायर्ड एक्शन को ले लेते हैं। तो UN के सेक्रेटरी जनरल साहब का ये कहना है कि द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ओवर। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उनके सेंटेंस का, वो तो बहुत ही डेंजरस है। वो कहते हैं बट द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग,
has come. We have entered into the era of global boiling. तो वार्मिंग खत्म हो गया, लेकिन बॉइलिंग का इरा जो है हम लोग उसमें पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो इसका इफेक्ट हम देखते हैं विश्व के अलग अलग देशों के डिफरेंट कंट्रीज में, देशों में, तो उससे ये बात निकल के आती है। हम लोग इंडिया में भी इस चीज को देख रहे हैं, तो ये बड़ी ही चिंता की बात है। और इसीलिए जो अभी बात, फिर मैं डॉक्टर महापात्रा की बात को सुन रहा था बहुत ध्यान से, कि ओशन के सर्कुलेशन, जो मॉइस्चर का सर्कुलेशन होता है उसकी जो बात बता रहे थे। हम लोग वाटर बॉडीज की बात करते हैं, और वाटर बॉडीज पर इंडिया में बहुत काम भी हो रहा है। जहाँ थाउजेंड्स ऑफ वाटर बॉडीज होते थे हमारे देश में, राज्यों में, बिहार में, नॉर्थ बिहार में, जहाँ हम लोग कहते थे कि पग पग पर तालाब होते थे, वाटर बॉडीज, वो थाउजेंड्स के बदले अब हंड्रेड्स रह गए। लेकिन थैंक गॉड कि हम लोगों ने रियलाइज किया और वाटर बॉडीज पे बहुत काम हो रहा है। लेकिन डॉक्टर महापात्रा कह रहे हैं कि अगर हम लोग ने इसके एडेप्टेशन और मिटिगेशन एंड टेम्परेचर को कंटेन करने का काम नहीं किया, तो उन वाटर बॉडीज में, वाटर में CO2 का कंटेंट बढ़ेगा, और CO2 का कंटेंट बढ़ने से फिर एसिडिटी बढ़ेगा, और एसिडिटी के बढ़ने से फिर जो है वो पूरे को पूरे एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर, और अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अफेक्ट होता है तो न्यूट्रिशन पर, हेल्थ पर, मतलब किस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक इंडिविजुअल के जिंदगी के सारे आयाम से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये सोसाइटी के सारे आयाम से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही, पैर छू के, सॉरी, हाँ ठीक है, पैर छू के प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। वहाँ वो तो परसुए देखे थे, वेबसाइट में निकला था। हाँ, तो ये फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, नेचुरल इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, सारी चीजें अफेक्ट होती हैं, और इसीलिए SDG में पॉइंट 13 में इस गोल को रखा गया है। तो एक चीज जो ये है कि इसका सोल्यूशन जो है, इम्पैक्ट की तो बात अभी हम लोगों ने बहुत क्लियरली देखी, और स्पीकर्स ने भी कहा होगा, और महापात्रा जी के प्रेजेंटेशन में देखा। लेकिन जहाँ तक सोल्यूशन की बात है, हम समझते हैं कि सोल्यूशन में पूरी सोसाइटी की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, और खास करके जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भागीदारी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जो डिस्कनेक्ट है, जिसको हम देखते रहते हैं, और डिस्कनेक्ट जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर भी, जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, हम लोगों ने सब लेवल्स पर काम करके देखा, लेकिन जो आम आदमी है, सिटीजन है, कॉमन मैन है, उससे अभी भी एक बड़ा डिस्कनेक्ट बना हुआ है। इस चीज को देखने की जरूरत है, इस चीज को मानने की जरूरत है, उस डिस्कनेक्ट को कम करने और एक कनेक्ट बनाने की जरूरत है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इस अवसर पर हम अपने छोटे से काम की चर्चा करें, लेकिन हम लोग छोटा सा मैगजीन एज ए सोसाइटल इनिशिएटिव नो डिजास्टर्स निकालते हैं। मैं उस पर इतना ही कहूंगा कि नो डिजास्टर मैगजीन निकालते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके के प्रयास की, और जैसे डॉक्टर G.P. सिन्हा सेंटर में डॉक्टर राजन सिन्हा काम कर रहे हैं पटना में, बिहार में, और भी उनका योगदान देश के विभिन्न राज्यों में भी है। इस तरीके के काम को, कार्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत है इसे। और स्टूडेंट्स को, अभी जब हम पटना यूनिवर्सिटी के 40-42 टीचर्स को एड्रेस कर रहे थे, तो हमने कहा कि आपका स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो मैं इसलिए फिर कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर G.P. सिन्हा की हम बात कर रहे हैं, तो वो खुद इतने बड़े टीचर्स थे। तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान जो है, हम कुछ भी कह लें कि वैल्यूज का ह्रास हुआ है, कमी हुई है, लेकिन टीचर का स्थान तो टीचर एक बहुत ही उच्च स्थान है जो हमेशा बना रहेगा। बिना टीचर के तो सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं सकती, चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी आ जाए, कितना भी
फोन पर या हमारे कंप्यूटर पर नॉलेज आ जाए, लेकिन टीचर का जो स्थान है हम समझते हैं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरे अपने दिल और दिमाग की बात है, क्योंकि हम आज भी इस चीज को याद करते हैं कि हमारे कौन कौन से टीचर्स थे प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, जिनका योगदान जो है वो उसने हमें मदद किया हम जहां पर भी पहुंचे हैं इसके लिए। तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा स्थान है, मैं ये बात विशेष करके कहना चाहूंगा। और मैं टीचर के समुदाय से, जो अध्यापकों का समुदाय है वो जिस स्तर पर भी है, उनसे मेरी ये अपील है कि आप एक लीडरशिप के पोजीशन में लेकर के, और इस चीज को चाहे हम एनईपी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में देखें, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखें, नेशनल जो पीएम 10 पॉइंट एजेंडा है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, हर जगह परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से टीचर्स का, एजुकेशन सिस्टम का, यानी कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल को एम्फेसाइज किया गया है। तो हम समझते हैं कि हम सबों को ये इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, चाहे 5 बच्चे मिल करके करें। आज तो इंडिया में इतना बड़ा स्टार्टअप का और इनोवेशंस का, इन चीजों का एक दौर चला है जो कि पहले हम लोग ने कभी नहीं देखा था। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, कॉलेज के हैं, यंगस्टर्स हैं, नए आइडियाज को, नए चैलेंजेस को वो ढूंढ करके निकाल रहे हैं, और उससे कैसे हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। तो हमें अपने जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल के बच्चों से लेकर के कॉलेज के बच्चों, यंगस्टर्स तक को पूरा जो है ये एनकरेज करने की जरूरत है कि वो इन फील्ड्स में, खास करके क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस निकालें। प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, लेकिन अब सॉल्यूशंस पे काम करने की जरूरत है। और मुझे अच्छा है कि इम्पैक्ट के साथ सॉल्यूशन के बात पर बहुत ही जोर दिया गया है आज के टॉपिक में। तो ये इस दिशा में यदि हम काम करें, और विशेष करके जो हमारे बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, हम समझते हैं उनके साथ मिलकर काम करें, तो चाहे छोटे से छोटे जो भी स्टेप हो, क्रिएटिंग अवेयरनेस है, पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, इन चीज़ों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, इन सब चीज़ों को हम लोग को छूने की, पकड़ने की, सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। अभी मैं आई थिंक मौसम भवन में ही मैं गया हुआ था, डॉक्टर महापात्रा के इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, लाइटनिंग कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे एक मेंबर एनडीए में आए हुए थे, हसनैन साहब, और उसके बाद मुझे कल परसों अभी श्री राजेंद्र सिंह जी जो अनदर मेंबर हैं उनसे मुलाकात हुई। तो हसनैन साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही थी, अता हसनैन साहब ने, कि भाई बहुत से जो किसान दिन में धूप में अपने खेतों में काम करते रहते हैं, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम से उनको अलर्ट फोन से दे सकते हैं। ये बात सही है, मास मैसेजिंग करें या जो भी करें, लेकिन वो जिस समय खेत में काम कर रहे होते हैं तो वो अपने पॉकेट में या जेब में अपने फोन को नहीं रखते हैं। वो फोन को तो पेड़ के नीचे रख करके, और उनको जब बरसात के मौसम में और पानी में जब वो सोइंग कर रहे हैं, बीज बोने का काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा नहीं कि वो काम कर रहे हैं तो हर समय मिनट मिनट पर वो देखते हैं कि भाई हमारे फोन में कोई अलर्ट आए है कि नहीं। तो ये जो अलर्ट है, उसका अलर्ट उन तक, ये अलर्ट जो है, जो नेशनल अलर्ट है, उसका अलर्ट उनके पास तक कैसे पहुंचे, ये भी तो सोचने की जरूरत है। तो वी हैव टू रियली थिंक थ्रू कि साहब ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो हमारे बिल्कुल से लास्ट में, चाहे फिशरमैन हो, चाहे किसान हो, चाहे स्मॉल फार्मर्स हो, चाहे मार्जिनल फार्मर्स हो, वहां तक उनकी लाइफ की रियलिटीज क्या है, हमें अपने स्थान से निकल करके वहां पर पहुंचने की जरूरत है। उनकी भाषा में हम बात करें, उन तक पहुंचे, तो हम समझते हैं कि जरूर हम एक एक कदम ले करके जो सोल्यूशन की बात की गई है वहां पर हम पहुंच सकेंगे। तो मैं इतना ही कह के एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा और जो डॉक्टर जीपी सिन्हा सेंटर के हमारे सभी कलीग्स हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने इस मेमोरियल लेक्चर को, देखिए इंस्टीट्यूट कर लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन हर साल उसको आगे, उस श्रृंखला को आगे ले जाना आसान काम नहीं होता। यस सर, करेक्ट बात। आपका प्रेजेंस
और डॉक्टर सत्येंद्र और महापात्रा साहब ने मिसमराइज कर दिया। आई एम सॉरी महापात्रा साहब, वो मिटिगेशन पार्ट थोड़ा सा 5 मिनट और शायद होता, लेकिन सर के प्रेजेंस का भी हमें एडवांटेज लेना था और हमारा जूम टाइम भी लिमिटेड है। एक बहुत अच्छे स्पीकर हमारे पास अध्यक्ष के रूप में हैं, डॉक्टर अशोक घोष, जो पटना में बिहार में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे और बहुत बड़े बोटेनिस्ट इंटरनेशनल फेम के हैं और बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए रहे हैं। तो हाँ सर, हम लोग उनको भी सुनना चाहते थे, इसलिए महापात्रा साहब आई एम सॉरी, 5 मिनट का शायद और होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन घोष साहब को भी सुन लेते हैं। नहीं, इट इज फाइन, हमने तो कंप्लीट कर चुके हैं वो विद द क्लाइमेट एक्शंस आई कंप्लीटेड माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच सिन्हा साहब, नमस्कार। थैंक यू नमस्कार महापात्रा साहब, नमस्कार। महापात्रा साहब, सिन्हा साहब प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। हाँ, डॉक्टर घोष को सुनने के लिए हम भी उत्सुक हैं। अरे सर, बहुत हमारे मित्र हैं और बहुत ही ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति हैं, तो डॉक्टर घोष से अनुरोध किया जाए। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, बहुत दिनों के बाद, काफी दिनों के अंतराल के बाद। और आप तो प्रेरणा स्रोत सभी के रहे हैं, हम भी हैं, आपसे सीखा है हमने भी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए हम लोग के साथ। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर G.P. सिन्हा जी का नमन करता हूँ, क्योंकि आज उनका 102nd बर्थ एनिवर्सरी है और हम स्टूडेंट लाइफ से उनको जानते हैं, जुड़े हुए हैं। और जो आयोजन किया है जिन लोगों ने, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस में कई बातें क्लाइमेट चेंज के बारे में कही जा चुकी है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। 2-3 बात मैं पॉइंट आउट करूंगा जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है या अनुभव है। एक तो सबसे पहला, ये जो क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती थी, का इशू है, किताबें में है, लेकिन अभी प्रॉब्लम किताबों से निकल दे रही है, कर रही है। जैसा कि ने कहा आ गया है। एक हमारे आगे की जनरेशन को रहना है। क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती है, एक स्टेटमेंट करना चाहता हूँ। कहा था आज के समय में थोड़ा बदल गया है। मैं कहता हूँ फैक्ट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है और वीक से 8 बिलियन लोगों को सस्टेन करने के लिए उसका स्रोत एक ही पृथ्वी है। और अभी के अनुसार एक स्टेटिस्टिकल अनुमान है, से लिखा हुआ है इस 8 बिलियन को सपोर्ट करने के लिए की आवश्यकता होगी। और ये भी प्रोजेक्शन है कि अगर हम जनसंख्या को उसी तरह बढ़ते तो शताब्दी के अंत तक आते आवश्यक होगा। और आज के दिन बना लेंगे रिसोर्सेज को जूडिशियसली यूज करना है और चीज का उसका इम्पोर्टेंट है, जब तो उसको खाना चाहिए। उसके चलते जो फॉरेस्ट, यू आर नॉट ऑडिबल, जो फॉरेस्ट एरिया है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। उसका जो डिफॉरेस्टेशन है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। और जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें
पूरे विश्व के लिए तो ये समस्या है ही, बिहार के लिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम लोग बिहार में जो हम लोग का इकोनॉमी है वो कृषि पर आधारित है। जो climate change का इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है रेनफॉल पैटर्न पर और सीजन चेंज पर। जो समय होता है, मैं तो पटना में बचपन से रहा हूँ, मैं विटनेस हूँ कि कैसे टेम्परेचर में स्कूल में पढ़ा करता था, हुआ करता था। आज के दिन में घट के 15% हो गया है। देंगे करने का जो हमारे उम्र के लोग हैं, उनका काम कम है। तो आगे के माफ नहीं करेंगे। और उनको लगता है कि जो हम लोग का जनरेशन है उस जनरेशन में मैक्सिमम यूज किया है क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को और सारे फैक्टर्स को। एक उदाहरण देता हूँ, मैं जो मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ता था 1965 था। उसमें दो कार था, एक डॉक्टर साहब का और एक वकील साहब का। आज के दिन में आप किसी में जाइए तो हर दो कार हो गया है। जब दो कार होगा तो किसी होगा 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 साइकिल है, वैसे साइकिल है। हम लोग के एक लगेगा उत्सव था, घर में 10 है जीवन जीने का। और तो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में ये सोचते हैं कि सदुर्गामी प्रभाव क्या होगा। और एक और फैक्टर जो मैं क्योंकि सरकार के साथ मैंने काम किया 6 साल में, जो सरकार का कैपेसिटी है काफी नहीं है। जो सरकार के प्रयास से इसको लेके किया सकता है। जन भागीदारी की बहुत जरूरत है, पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरत है। ने कहा कि इसको स्टेक होल्डर तक इस मैसेज को ले जाना होगा। सेमिनार करने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो आम जनता है हमारे, उसको देखना होगा कि वो क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी को सप्लीमेंट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आदत की बात करता हूँ, मैं देखता हूँ अपने मोहल्ले में अपने चारों ओर पानी खाने की कार से निकल जाते हैं। अगर पानी खाने के लिए आप कार से निकलेंगे हैं 2 मीटर में आप चल नहीं सकते हैं, आपका स्वास्थ्य पर भी असर होगा और क्लाइमेट पर भी असर होगा। लाइफ स्टाइल है, उसको थोड़ा हमको चेंज करना होगा, अपने को रोकना होगा। और अभी भी समय है, अभी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स को टच करें और सभी मिलजुल कर हाथ मिलाएं तो ये जो क्लाइमेट चेंजिंग का बहुत ये इसको रोका जा सकता है, धीरे किया जा सकता है। और ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक प्रोग्राम तो है ही कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को प्राप्त करें। बिहार में हम लोगों ने शुरू किया है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप, उस पर काम भी शुरू हुआ है। लेकिन ये समस्या जो कि एक दिन में पैदा नहीं हुआ है, बहुत सालों में पैदा हुआ है, इसको हटाने के लिए भी समय लगेगा और प्रयास हम लोग को करना होगा। हम सभी जो जीपी सिन्हा जी के जन्म के अवसर पर जो जुटे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा यही मैसेज है कि आप जो भी भाग लिए हैं यहाँ पर, जो सुने हैं आप लोग अच्छे वक्ताओं का, उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर किया है, उसको अपने तक सीमित नहीं रखें बल्कि आप इर्द गिर्द के लोगों तक भी पहुँचाएं, जिससे कि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े और बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। अगर हम लोग 140 करोड़ हैं पूरे भारतवर्ष में, हर आदमी अगर ठान ले एक पौधा लगा देंगे एक दिन में 140 करोड़ पौधा लग जाएगा।
सरकार अगर चाहेगी कि 47% रखना, तो उसके लिए उनको बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 10-20 साल लग जाए। सब है छोटा छोटा स्टेप जो हम लोग कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। राजेश जी को बहुत धन्यवाद हमको तो इन्वाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सिन्हा सर को हम बताना चाहेंगे कि सर आज हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के स्थान पर आपदा गीत से किया। ये आपदा गीत आप ही के नेतृत्व में बना था और संभवतः उतना मेलोडियस, उतना हृदय को छूने वाला गीत मैंने नहीं सुना है, और हम लोग उसको सुने, कार्यक्रम उसी से उसकी शुरुआत हुई, उसी गीत से। श्रवण जी। व्याख्यान सुना और अब इस क्रम में अंतिम दूसरे पायदान पर हम अपने प्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहेंगे और विनम्र आग्रह होगा कि पुष्प गुच्छ लाया जाए और हमारे समक्ष इसके पहले कि पुष्प गुच्छ का कार्यक्रम हम करें, अंतिम तीसरे पायदान पर एक कविता हम सुनना चाहेंगे। डॉक्टर R.N. पांडे जी हमारे साथ हैं। ये बिहार गवर्नमेंट में डायरेक्टर इन चीफ थे और कई संस्थाओं से जुड़े हुए रहे हैं, और ये पेशे से चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे बुकलेट्स और SOPs इन्होंने बनाया, और हम लोग इस संस्था से जुड़े रहते हैं। और आज सर हमारे इनविटेशन पर आए, क्योंकि समय का इतना अभाव रहा कि हम लोग इतना टाइट शेड्यूल रहे कि सर से सुनने के लिए, लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर सत्यजीत से कमिटमेंट लिया है कि आगे से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ हम करेंगे, और हेल्थ में सर का जो बुकलेट्स इन्होंने बनाया है उसको प्रेजेंटेशन करके नेशनल लेवल पर ले आएंगे। इस बीच में सर के द्वारा रची गई ये कविता हम लोग सुनना चाहेंगे। थैंक यू रोशन जी, और बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। मैं शुरू से काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट में, और आपको शायद पता हो या ना हो, ये हमारे जो वक्ता थे अभी बहुत जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट अशोक बाबू, ये हमारे साथ टाउन गया में लोग साथ ही करियर शुरू किए थे। पता नहीं उनको याद है कि नहीं है, हम लोग साथ ही काम किए थे। और मैं तो 2010 में रिटायर कर गया एज ए डायरेक्टर इन चीफ। तो मैं लास्ट टाइम जब कोरोना में फंसा हुआ था, देन आई वांटेड टू राइट समथिंग अबाउट कोरोना एंड हाउ इट ओरिजिनेटेड। इट इज ऑल ह्यूमन इंटरफेरेंस व्हिच हैज लेड अस टू दिस पैंडेमिक, सीवियर पैंडेमिक। तो उस पर मैंने एक अंग्रेजी में कविता लिखी है जो आप लोग के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये एनिमल की तरफ से, मैंने एनिमल डिवीजन जो है जिसको हम लोगों ने बहुत त्रस्त किया, उसके तरफ से ये कविता है। एंड द टाइटल ऑफ द पोएट्री इज कोरोना इज क्राई ऑफ एनिमल्स। इट इज लिविंग इन डार्क केव्स, दैट इज bats. I am referring to the bats because they are supposed to carry the deadly virus of corona, living in the dark caves and staying away from human dwellings, and too shy to venture in day and choosing night for feeding. My hosts are deadly viruses living with me in the peaceful coexistence. The coronavirus is living with bats and they are not harming them, but it is very harmful for the human being. And I wanted to keep unharmed by maintaining a safe distance. But the greed of the bat soup is very popular in China, from where it is supposed to have spread. But the greed of dying of health hazards and disastrous fate. Even pangolin who are shy to venture open, pangolin are rat-like creatures living inside Earth.
Even side of are killed mercilessly for various reasons. Even blue whale, the biggest animals on the planet, are dying of polluted sea due to plastic waste. Being mammal, I wanted to protect my super intelligent brothers. That is about humanity. But they have forcibly brought me closer for their various reasons. Humans have fallen victim to human greed. We are referring, Dr. Ghosh is telling that Mother Earth is sufficient to fill our needs, not our greed. So that is referring to that humans have fallen victim to their own greed and are battling with death without its need. Human has polluted water, air, earth and space. Global warming has defeated our Mother Earth's grace. All the atoms in their protected safe are sufficient to wipe out human race. Recent pandemic and restricted human activity has shown to restore human health. If the human interference is as the Mother Earth's health has revived. Disease is spread by the animals. And it's price properly. Thank you. हमारा जूम टाइम 6 बजे खत्म हो जाएगा, इसलिए श्रवण जी से आग्रह है कि 6 बजे के पहले कार्यक्रम को कंक्लूड कर लें। पुष्प गुच्छ लेकर सम्मानित का जल्दी से राजेंद्र सिन्हा जी से अनुरोध होगा पुष्प गुच्छ देकर बहुत साहब का सम्मान करें। साहब को सम्मान के साथ लोग के संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर R.M.P. सिंह को डॉक्टर श्रवण जी पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुधाकर भाई आप करेंगे या कृष्ण कुमार बाबू को आग्रह करें? कृष्ण कुमार बाबू कहिए, करेंगे। सुधाकर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सिंगरौली में है सर और थ्रू आउट प्रोग्राम में है और मतलब इनको हम लोग बहुत मिस किए और सब कुछ प्लान करते थे, मुझे अकेले छोड़ दिए और हम एकदम अकेले किसी तरह से प्रोग्राम को मैनेज किए, लेकिन सिंगरौली से इन्होंने डेलीगेट किया और संयोग से हमारे कृष्ण कुमार
जो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, आरवीएस के एक्सपर्ट हैं और आर्या साहब के ट्रेंड हैं, और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए संयोग से दिल्ली से पटना आ गए। इस कार्यक्रम में फिजिकली उपस्थित पूज्य श्री राधा मोहन सिंह जी, आपकी उपस्थिति 3 घंटे लगातार बनी रही, 3 घंटे बनी रही जी। इसके लिए हम आपके काफी आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वी आर ब्लेस्ड बाय ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ रेस्पेक्टेड अनिल सिन्हा जी। इन्होंने पिछले 2-3 दशकों से इस सेंटर को और हम सबों को एक अभिभावक के रूप में मिले, और ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि हर ओकेजन पर, हर पग पर हमको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, और हम लोग धीरे 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 इस सब्जेक्ट में कुछ मुकाम हासिल कर सके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमान डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी को, जिन्होंने इस क्लाइमेट चेंज के कारण, इफेक्ट और फिर उसके मिटिगेशन के जो उपाय होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी से हम लोगों को लैस किया है। डॉक्टर अशोक घोष जी, सत्येंद्र जी, डॉक्टर आर.एन. पांडे जी, सब और हमारे सभी सहकर्मियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी मेहनत की है। उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं विशेष रूप से जो ऑनलाइन शायद उनके बगैर तो ये कार्यक्रम हो भी नहीं सकता। सर, मैं बताना चाहूंगा कि एक स्टेज में हम 75 थे ऑन जूम और मोर देन 75 थे ऑन यूट्यूब, दोनों मिलाकर के 150 की उपस्थिति थी। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, हमारे एस.के. सिंह साहब जो ढाका सिरडैप के डायरेक्टर थे, वो यूट्यूब पर थे। माला जी एन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो यूट्यूब पर थी। मधुबाला जी जूम पर थी, और हमारे कई फ्रेंड्स आनंद विजेता थे, जो आनंद विजेता मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट में वो डे 1 से हैं। मैंने जब सर 2 कंसल्टेशन राउंड के बाद से मैंने इस विषय को से जो जुड़ा था, उस वक्त भी मधुबाला जी आनंद विजेता मुझे वहां मिले। तो ये लोग वैसे लोग हैं जो इस विषय को कंधे पर लेकर के आज तक यहाँ तक पहुंचाए हैं। तो आनंद जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबाला जी और सत्येंद्र सर, अनिल सिन्हा साहब से एक अनुमति ले ली थी कि सर मेरे मन में आज हम लोग के सेंटर में विमर्श हुआ कि डॉक्टर सत्येंद्र का फेलिसिटेशन हम पटना में एक मेजर शो में करें, आप उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें जब आपका कन्वीनियंस हो। और हम लोग के मन में है कि इन्होंने इस विषय को बहुत कुछ दिया है, और इनका फेलिसिटेशन एक बहुत आवश्यक कदम होगा हम लोग के जीवन में। आपकी अनुमति सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर सर मेरे घर से भी बहुत लोग थे। मेरा नेफ्यू ही इज एन IITian, वो हार्वर्ड से MBA है, स्नेहिल, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जूम का टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक्स टू एवरीवन। कर्नल राजेश को बोलना था, मैं मौका नहीं दे सका। वो ही इज ऑफिशिएटिंग VC इन झारखंड, वो इस सब्जेक्ट में बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन यह संयोग है कि 6 बजे तक ही हमारा टाइम था और हम कंक्लूड कर रहे हैं। गीत सुना सकते हैं कि नहीं लास्ट में एक बार फिर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? गीत, आपदा मित्र वाला गीत लास्ट में एक बार सुना सकते हैं कि नहीं? सुना सकते हैं, कंक्लूड करते हैं सर आपदा गीत से। एग्जैक्ट राइट बजा दीजिए। उसी के साथ समापन कीजिए। जी ऑडिबल नहीं हो रहा है। शुरू ठीक हुआ था, शुरू ठीक हुआ था।
स्टार्ट करना पड़ेगा, साउंड नहीं क्लियर। चले जाते हैं। है कोई आपदा पहले करो चिंता नहीं, आ सकती है कभी तुम्हारे आंगन में खुशी मनोरंजन। पर ऑडिबल था, पूरा पूरा नहीं था, लेकिन कुछ कुछ ऑडिबल नहीं था, ऑडिबल नहीं था। ओके करते हैं सर कार्यक्रम। सभी को मेरा प्रणाम। हाँ बिल्कुल। मधु बाला कुछ बोल रही थी। सर सभी को मेरा प्रणाम सर। मैं वही कह रही थी कि बड़ी अच्छे बोल इसके थे कि आ सकती है कोई आपदा पहले ही करो चिंतन, तभी तुम्हारे आंगन होगा हंसी खुशी मनोरंजन। राग भोपाली में श्री अरुण कुमार मिश्रा द्वारा गाया हुआ 2.5 मिनट का गीत सर के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम लोगों ने, और फिर से आज इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा सर ने इस गीत को बजवाया। तहे दिल से आभार आपका। आपदा की बेला में सब कुछ करो अर्पण, इसके बोल इतने सुंदर थे। और क्लाइमेट चेंज पे तो हम लोगों ने 2015 में ही बिहार राज्य के लिए अनिल सिन्हा नेतृत्व सर के नेतृत्व में जो DRR कैलेंडर, मार्गदर्शिका और एक बनाया था हम लोगों ने, अंग्रेजी में प्रवेशिका, कई चीजें बनाई थी। तो सर का प्रेजेंस और बहुत अच्छा, बहुत शानदार कार्यक्रम। शत नमन प्रोफेसर GP सिन्हा सर को और पूरे आपदा प्रबंधन परिवार को। मैं कहूंगी हमारे गार्जियन अनिल सिन्हा सर और सारे लोग, सबको बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधुबाला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।